गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी भाई? हाँ, हाल चाल कैसा है? बढ़िया। देख रहा हूँ आपको, आज ही मैंने जो पूरा सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, इधर उधर हरा भरा, आज ये पूरा मतलब खुले आसमान के नीचे मैंने बनाया है। बड़ी दिक्कत है भाई नेट की यहाँ पे, मैं भी घर पे हूँ एक्चुअली, है ना। तो नेट की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, है ना। तो मैंने ऐसी जगह पे ढूंढा जहाँ पे नेट चल रहा है, कि आप लोग को दिक्कत ना जाए, है ना। तो पढ़िएगा बढ़िया तरीके से। हाँ, ज्वाइन तो हो रहे हैं। ये कौन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है? भाई एक बार आ जाओ, तो जाने की जरूरत नहीं है। यही टाइम बढ़िया है ना क्लास के लिए आपकी, सुबह सुबह? आवाज एकदम क्लियर आ रही है क्या, कि माइक लगा के अपन पढ़ाएं? सही है, इतने में आवाज क्लियर है। 11 लोग आ चुके हैं, 12 आ गया। स्वागत है आप सभी का भाई, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन शानदार क्लास आज की, है ना। बैक टू बैक रखेंगे दो क्लास, याद रखिएगा। खा पी के नाश्ता वास्ता करके सुबह एकदम 8 बजे रेडी रहा करिए, ठीक है। 8 से 8:45 अपन इसकी रखेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेकर के 8:50 से और 9:30 तक रखेंगे अपन किसकी क्लास? सॉइल मैकेनिक्स की, ठीक है। बैक टू बैक दो क्लास सुबह लेंगे आपकी। हाँ, क्या एक्चुअली ना, अभी मेरे को सुबह लेने की एक वजह है, क्या मैं खुले आसमान के नीचे पढ़ा रहा हूँ, फिर धूप वूप भी लगेगी ना भाई, है कि नहीं। तो इसलिए सुबह सुबह क्लास ज्यादा सही है। हाँ, बाकी लोग भी आ जाओ सारे। यार इंडिया वालों की ना खासियत है, पता है, टाइम पे कभी नहीं पहुंच सकते। पता है आपको, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, उसामा बिन लादेन ने करवाया था ना, एक भी भारतीय नहीं मारा, जबकि वहाँ भारतीय काफी सारे जॉब करते थे। पता है क्या? इसलिए क्यों कोई टाइम पे पहुंचा ही नहीं, है ना। 10 बजे हम लोग कोई पहुंचा ही नहीं था। हाँ, देखो वही तो हालत है, लेट जाने की आदत है ना हमको। 13 लोग। अभी देखो, मैंने कल उनको बोला था भाई लोग, आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाना यार। अभी मैसेज कर रहे हैं ये लोग। आज तो किसी प्रकार की कोई बफरिंग वफरिंग नहीं हो रही। ओके ओके, नहीं होगी भाई, नहीं होगी। अखिल क्या बोल रहे हो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। यार तो मैं तो जूम कर, आप एक काम करिए ना, आप भी जूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना स्क्रीन जूम कर। मैं तो यही से, आपको क्या दिख रहा है मतलब? अच्छा, ये चीज दिखाई दे रही है, ओके, है ना। तो चलिए दोस्त, ये अभी तो संभव नहीं, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेकर कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जिसके ऊपर, है ना। अभी तो क्या बेसिक क्लास है, आज अपन ज्यादा बोर्ड में लिखने वाला थोड़ी बहुत समझेंगे, तो आपको मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कल से इसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर लूंगा, पास करूंगा अपना ट्राई पर, ठीक है। अभी क्या है कि आज ये सारी सेटिंग हो चुकी है, तो फिर उसको गड़बड़ करेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी सिस्टम में। कल कर लेंगे इसको, कल सुधार लेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज बताइएगा थोड़ा सा, मैं इसको करके देखता हूँ। ये तो परफेक्ट है। यार ये स्क्रीन लॉक किसे होती है? ये लॉक हो, अभी क्या दिख रहा है आपको? जूम हो गया मेरा स्क्रीन? अच्छा, स्क्रीन लॉक कैसे होती है यार इसमें?
अच्छा अच्छा। हम्म हम्म। मतलब मेरे को अपना ट्राईपॉड ही पास लाना पड़ेगा, इसमें जूम की कोई फैसिलिटी नहीं? हाँ, ओरिजिनल में वो एक्चुअली मतलब वही टोटल ही रहेगा ना। दिख रहा है मेरे को, स्क्रीन पे दिख रहा है। और लोग कौन है जो लोग ज्वाइन नहीं हुए? चलिए स्टार्ट करते हो गए है ना, जिनको आना था आ चुके हैं, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए। ठीक। टाइम कितना हो चुका है भाई? 8 बज के। टाइम अपनी क्लास का हो चुका है। ओके। चलिए। तो कल जिन्होंने क्लास नहीं की थी ना सोम की, कल अपन ने एक बेसिक समझा था यार कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन पढ़ते क्यों है ना? आप लोग मेरे को क्लियरली सुन पा रहे हो? मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके। तो यार कल अपन ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपन पढ़ते क्यों है और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है। आज समझेंगे थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या होता है, कितने प्रकार का स्ट्रेस अपन पढ़ने वाले हैं, मटेरियल क्या होता है इस, और माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आपके वहां से। ठीक है। और दूसरी चीज लास्ट में समझेंगे अपन की मटेरियल कितने प्रकार का होता है, जैसे मैंने बात करी रिजिड मटेरियल की, डिफॉर्मेबल मटेरियल की, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। फिर इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, क्यों बनाया जाता है, वहां तक आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेक्चर है, बहुत आराम समझाऊंगा, कापी पेन सारे लेके बैठना। ठीक है। ताकि नोट भी करते जाना, क्योंकि मैं इस चीज का आपको पीडीएफ तो नहीं दे पाऊंगा, वीडियो आप सेकंड बार क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप देख सकते हो टिक नोट। ठीक। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है भाई, कितना बड़ा दिख रहा होगा, है ना? समझ में तो आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने। ओके। देखो भाई, सोम, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। पहले आज थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ना, पुरानी चीजें कल, क्योंकि आज कुछ नए सारे लोग जुड़े हुए हैं ना। 15 लोग हैं, जो कल 5 से 7 लोग थे। देखो, इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले चीज तो क्या, इंजीनियरिंग क्या होती है, एकदम थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताता हूँ, पता होना चाहिए यार, क्योंकि आप अभी 4th सेमेस्टर में आ चुके हो। इंजीनियरिंग होती क्या एक्चुअली में? ठीक है। देखो, इंजीनियरिंग के अंदर अपन करते क्या है, सिंपल सा काम है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस, जो अपने साइंस के सिद्धांत है, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर न्यूटन, भाई साहब को सब जानते हो न्यूटन को। न्यूटन ने क्या किया था एक्चुअली में, कि एक मतलब उन्होंने कई सारे सिद्धांत बनाए थे, है ना? उन्होंने साइंस के अंदर कई सारे सिद्धांत बनाए थे। जैसे बात करें कि अपन लॉ ऑफ मोशंस की बात कर लेते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे कई सारे लॉ उन्होंने बनाए हुए थे, किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो जो नियम कानून है या प्रिंसिपल्स है, वो अपन बनाते किसके अंदर है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ बनाते हैं, साइंस के अंदर बनाते हैं। ठीक है। लेकिन उनका प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे होता है? प्रैक्टिकली यूज मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि एवरी रिएक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, तो वो एक्चुअली में आपको दिखाई कहाँ पे देगा, वो आपको दिखाई देगा इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। ठीक है। वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, साइंस के सिद्धांतों का एप्लीकेशन, अनुप्रयोग जहां किया जाता है, वो फील्ड कहलाती है आपकी इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि अपन ने पढ़ा थर्ड, एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अब एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन का मतलब क्या है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब बताओ भाई सब कहाँ पे हो रही है हर क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब प्रैक्टिकली कहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं उसका। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सिविल इंजीनियरिंग है। क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, हम लोग भाई इंजीनियर है। ठीक है। अपन लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। कल मैंने इस बारे में बात भी की थी। ठीक है। क्या बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इस धरती पर बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाते हैं। अब इन संरचनाओं पर क्या आता है, इन पर लोड आता है। किसका लोड आता है भाई सब, लोड आता है जो कि हम लोग इसके ऊपर रहते हैं। ठीक है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग रहते हैं, प्लस इस स्ट्रक्चर का भी लोड रहता है, प्लस हम लोगों ने जो अपने यूज के सामान वगैरह रखे हुए हैं उनका भी लोड आता है, प्लस कुछ अर्थक्वेक और विंड का भी लोड आता है। कुल मिलाकर के इस स्ट्रक्चर पर काफी सारे लोड आते हैं। ठीक है। क्या आता है, काफी सारा लोड आता है। और फाइनली ये जो लोड है ये कहाँ सप्लाई होता है, कहाँ ट्रांसफर होता है, तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट के थ्रू सप्लाई होता है, किसके अंदर, सॉइल के अंदर, है ना? फाइनली जो आपका लोड है पूरे स्ट्रक्चर कहाँ, सॉइल पे, क्योंकि अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कहाँ बनाते हैं, सॉइल के ऊपर बनाते हैं। तो जो फाइनली आपका लोड ट्रांसफर होता है कहाँ जाता है, सॉइल के ऊपर। अब अगर वो सॉइल जहां आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो, वो सॉइल उस लोड को रजिस्ट ही ना करे, रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रजिस्ट मतलब उस लोड के अगेंस्ट लोड फोर्स ना लगाए। ऐसा होता है जैसे आप मान लीजिए ये सारा लोड है आपके फाउंडेशन का, ये पूरे स्ट्रक्चर का, वो आप नीचे लगा रहे हो। ठीक है। वो आप नीचे जा रहा है आपका, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। अब सॉइल इस लोड के अगेंस्ट रजिस्ट ही ना करे,
सॉइल इतनी कमजोर है वहां की, उसकी मजबूती इतनी कम है कि रजिस्ट ना करे तो क्या होगा, आपका सॉइल, आपका स्ट्रक्चर धस जाएगा ना। हमने देखा होगा कई बार कि जहाँ की सॉइल वीक होती है ना, मतलब वहां का अगर पानी मिला हुआ सॉइल के अंदर या कि सॉइल पहले से वीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। आपने देखा होगा कई बार ये चीजें। तो होता क्या एक्चुअली कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी भी आप पर उतना ही फोर्स लगानी चाहिए, ठीक है, तभी कोई स्ट्रक्चर आपका स्टेबल रह सकता है। ऐसे ही सॉइल के केस में होता है कि हमारा स्ट्रक्चर है, इसका जो वजन है या कि इस पर जो लोड लग रहा है, ये अगर जहां अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वहां की सॉइल भी उतना ही लोड इस लोड के खिलाफ लगाती है, इसके अगेंस्ट लगाती है, तो ये अपना स्ट्रक्चर सेफ रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये है कि अपन समझ रहे थे साइंस क्या होता है। साइंस के अंदर हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं। प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। साइंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रकृति कैसा व्यवहार कर रही है ना, ये प्रकृति कैसा। न्यूटन ने भी किया था, पेड़, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिरा सर पे, उन्होंने क्या देखा कि यार भाई साहब ये जो सेब गिर रहा है ये नीचे ही क्यों आया, ये इसके ऊपर भी तो जा सकता था। ऐसा प्रकृति का कौन सा नियम है कि सेब अगर ऊपर, मतलब कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही आएगी। तो उन्होंने प्रकृति को क्या किया, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने समझा कि यार कोई चीज ऐसी, कोई फोर्स है, ऐसा कोई बल है जो कि पृथ्वी की तरफ किसी चीज को खींचता है, ये पृथ्वी के अंदर कोई बल है जो जिससे कि वो अपनी तरफ किसी चीज को खींचती है, और उन्होंने लॉ दे दिया, किसका, ग्रेविटेशनल लॉ दे दिया। ऐसे उन्होंने और क्या, जैसे लॉ ऑफ मोशन की बात करी उन्होंने, है ना। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे बार बार थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपने सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में, अपन हर जगह अपना पूरा सिविल इंजीनियरिंग ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड है। एवरी रिएक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, आप बना ही नहीं सकते हो कोई स्ट्रक्चर बिना थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, ठीक है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वही देख लीजिए आप कि बनाया कहाँ गया था, साइंस के अंदर, यूज कहाँ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर। तो मतलब जो सिद्धांत बनते कहाँ है वो एक्चुअली में साइंस के अंदर बनते हैं, ठीक है। उनका प्रैक्टिकली यूज कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। बात समझ में आ गई ना, इंजीनियरिंग क्या है सिविल और साइंस क्या है, दोनों से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना। ये मतलब कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आपके जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। मतलब क्या जनरली आपको पता होना चाहिए यार कि आप साइंस में क्या कर रहे थे, अब इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो क्या करोगे, अब सिविल इंजीनियरिंग में आ गए हो तो वहां क्या करोगे। तो इंजीनियरिंग समझ में आ गई, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंसेस, एक बार अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, बेसिक पढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा चीजें लिखते जाओ, है ना, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस के सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है, आपका इंजीनियरिंग फील्ड कहलाती है। अब इसके अंदर आपका दिख रहा है क्या, मैंने जो लिखा है वो विजुअल है, क्लियर। ओके ओके ओके। इसके बाद बात आती है किसकी, अच्छा इंजीनियरिंग तो पढ़ ली, सिविल इंजीनियरिंग क्या भाई साहब ये बता दो आप, है ना। हमको साइंस समझ में आ गया, साइंस के अंदर हमने सिद्धांत बना लिए, यूज कर लिया इंजीनियरिंग के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग क्या है। सिविल इंजीनियरिंग एक प्रकार की शाखा है इंजीनियरिंग की, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की एक शाखा है, लिखिएगा, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंदर क्या करते हैं, दैट विच, ठीक है, दैट विच वी डेवलप्ड, वी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, दैट विच वी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अधोसंरचनाएं, ठीक है, अधोसंरचनाएं। अधोसंरचना बार 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 इसलिए यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि जितनी भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी ना वो इस धरती पर ही मिलेंगी, क्योंकि फाइनली हमको लोड धरती माँ को ही समर्पित करना है। हमारी इतनी औकात नहीं कि उस लोड को अपन ऊपर ही रजिस्टर कर ले, नहीं बना। हवा में कोई घर बना सकता है, बताओ मेरे को भाई, हवा महल भी बना तो कहाँ, जमीन पे बना है ना, उसका लोड तो आपको वही जमीन पे ट्रांसफर करना है। तो फाइनली आपको लोड कहाँ देना है, जमीन के अंदर ही देना है। इसलिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब जितनी हमारी स्ट्रक्चर होंगी उस धरती पर होंगी, चाहे आपकी बिल्डिंग्स ले लो, चाहे आपका डैम ले लो, चाहे आपकी रेलवे ले लो, चाहे आपका कोई ब्रिज ले लो, है ना, कि जो भी स्ट्रक्चर आपके सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, इस धरती पर बने होंगे, है ना, ठीक है, अधोसंरचनाएं। इतनी बातें समझ में आ गई सिविल इंजीनियरिंग क्या है। अच्छा, अब आपको इतनी चीज अगर समझ में आ चुकी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यार कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ये आप लिख लियो, मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, साथ साथ नोट डाउन कर अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। मैं जो इंपॉर्टेंट होगा अभी, क्योंकि बेसिक क्लास है, मैं बस आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से ना, थोड़ा सा आपको कनेक्ट हो जाओ, इसके बाद फिर अपन सब्जेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग समझ में आई, सिविल इंजीनियरिंग समझ में आई, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है।
देखो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिंपल सा कोई एक स्ट्रक्चर है, चलो मैं बिल्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, कोई एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है, ये मान लेता हूँ कोई आपकी मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग है, ये भी एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, एक प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आपसे मैं पूछूंगा कि यार ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिल के किससे बनता है, किससे मिल के बनता है, तो कहो भैया अगर ये बिल्डिंग होगा, अगर ये बिल्डिंग होगा तो ये तो पहले सबसे पहले नीचे वाली फुटिंग से मिलकर बना होगा, भाई बिल्डिंग के नीचे सबसे पहले फुटिंग होती है ना, देन इसके ऊपर ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इसके बाद कॉलम्स के बाद ये आपकी क्या होती है, बीम्स होती हैं, और फाइनली आपका ये वाला क्या पार्ट है, आपका स्लैब होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका स्लैब होता है। तो यही कुछ 4-5 एलिमेंट होते हैं जिससे मिलकर के आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बात सही है ना, यही देखा ना आपने अभी तक, भाई साहब आपका स्ट्रक्चर ये फुटिंग कॉलम बीम और स्लैब इसी से मिलकर बना होता है। वॉल भी होती है, वॉल को अपन काउंट नहीं करने के लिए क्योंकि जनरली उसके अंदर कोई लोडिंग नहीं रहती, जिसके अंदर लोडिंग रहती है उसको अपन स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं, ये सब कहलाते क्या है, तो भाई साहब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट है, तो इनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल एलिमेंट, क्या बोलेंगे समझिएगा, इनको बोलेंगे अपन क्या, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होते हैं, तो जैसे आप बता सकते हो उदाहरण तौर पर फुटिंग कॉलम बीम्स, ये सारे आपके क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, सही है। अब देखिएगा ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम बेसिकली ये होता है कि ये लोड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। पहली चीज, दो चीज करते हैं, एक तो लोड को बियर करते हैं और दूसरा ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ स्लैब की, मान लीजिए आपकी 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, आप स्लैब के ऊपर स्टे कर रहे हो, रह रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप लोड लगा रहे हो, पहली चीज तो खुद का स्लैब का वजन है, दूसरी चीज आप उसके ऊपर रह रहे हो तो आपका भी वजन है, प्लस आपने जो अपना वो फर्नीचर वगैरह रखे हुआ उसका भी वजन है, ठीक है। तो ये जो वजन दे रहे हो तो पहली चीज तो स्लैब उसको बर्दाश्त कर रहा है ना, पहली चीज तो उसको बियर कर रहा है, बियर करने के बाद वो ट्रांसफर कर रहा है, तो किसको ट्रांसफर करेगा स्लैब, तो जानते हैं जनरली आपका जो स्लैब होता है लोड किसको ट्रांसफर करेगा, बीम को ट्रांसफर करेगा, बीम किसको ट्रांसफर करेगी, लोड कॉलम को ट्रांसफर करेगी, और ये जो कॉलम होता है ये लोड किसको ट्रांसफर करेगा, आपकी फुटिंग को ट्रांसफर करेगा, और ये जो फाइनली फुटिंग है ये लोड किसको दे देगी, सॉइल को दे देगी, और सॉइल को जो लोड मिला है ये सॉइल इस लोड के खिलाफ एक अपनी तरफ से रेजिस्टेंस लगाएगी और उस लोड को जीरो कर देगी, है ना, इस तरीके से आपका लोड बैलेंस होता है और ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। बात क्लियर हो गई ना। तो कुल मिलाकर बात है कि हर स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर कुछ ना कुछ लोडिंग आएगी, उस लोडिंग को बोलेंगे एक्सटर्नल लोडिंग, क्या बोलेंगे भाई साहब, एक्सटर्नल लोडिंग। जिस लोड की मैं बात कर रहा हूँ ये एक प्रकार का किस प्रकार का लोड होगा, एक्सटर्नल लोड, ठीक है। अब बोलोगे भैया ये क्या हो गया यार, ये एक्सटर्नल लोड क्या भाई साहब, क्योंकि एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी होगा ना, इसलिए अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद इंटरनल लोडिंग भी आने वाली है, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है आपका एक्सटर्नल लोड होता है, जो बाहर से लगेगा स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल लोड है, ठीक है। जैसे आप अगर रह रहे हो या खुद को उसका वजन सब कुछ एक्सटर्नल लोड है, ठीक है। तो क्या होता है भाई साहब, स्लैब ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका सिंपल सा काम है लोड को बियर करना और लोड को ट्रांसफर करना, सही है ना। अच्छा, ये जो लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो सीधी सी बात है कि यार अगर ये लोड को बियर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनकी स्ट्रेंथ होगी। भाई साहब अगर आपके ऊपर मैं ऐसे खड़े हो और मेरे ऊपर कोई ला के एक बोरी कुछ रख दे, ठीक है, एक बोरी कुछ भी रख दे, मान लो अपन इंजीनियर को सीमेंट ही रख दे, तो अगर मैं दब जाऊंगा इसका मतलब मेरी स्ट्रेंथ उस लोड को सहने की नहीं है। अगर मैं सीधा खड़ा हूं मतलब जो लोड मेरे ऊपर आ रहा है इसके अपोजिट मैं भी एक लोड लगा रहा हूँ ना, मतलब मेरी इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं उस लोड को बियर कर सकता हूँ। तो आइए समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है इनकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या ये कैसे बियर करते हैं। मान लो सपोज दैट स्लैब है, स्लैब ने तो लोड ले लिया, अब बोला स्लैब ने किसको दिया, बीम को दिया, बीम बोलते भाई साहब मैं लोड नहीं लूंगा, है ना, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं जो आप लोड मेरे को दे रहे हो उसको मैं ले सकूं। तो पर क्या स्लैब तो बोलेगा भाई सब लेना तो पड़ेगा क्योंकि मैं तो अपने पास रख नहीं सकता, है कि नहीं। तो बीम को दे देगा, अब बीम की उतनी औकात नहीं तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, और अगर बीम टूटी तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो मतलब आपको लोड के बराबर या लोड से ज्यादा की मजबूत की आपकी ये बीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि बीम हमने बनाई है ना तो हमको बनानी पड़ेगी, ये बीम बनानी पड़ेगी। फिर बीम के बाद जितना लोड ले सके उतने मजबूत कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद कॉलम के बाद उतनी मजबूत आपको फुटिंग बनानी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि आपको ये स्ट्रक्चर उतने ही मजबूत बनाने पड़ेंगे। बात सही है ना। यार ये लड़के सुधर नहीं सकते ना, 2 लोगों की ज्वाइनिंग है, 1 मिनट, ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया ये बीम इसलिए है क्योंकि एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल मेंबर है, और हमने अपने 22-23 साल के जो भी 20 साल का जीवन काल है उसमें बीम को ऐसे ही देखा है, मतलब हॉरिजॉन्टल ही देखा है ना।
इसलिए हमने कह दिया कि ये बीम है। पर मैं कहूँ कि आप गलत बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि हर हॉरिजॉन्टल चीज बीम नहीं होती। जैसे हर पानी का बॉटल बिस्लरी नहीं होता, समझ रहे हो ना? वैसे ही हर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल एलिमेंट आपका बीम नहीं होता। बोलोगे क्या बोल रहे हो भाई साहब, तो क्या किसको बोलेंगे बीम? तो उसकी एक डिफिनीशन है, समझेंगे अभी, ठीक है। देखो, आपने जनरली अपनी जितनी भी अपनी पढ़ाई की उसके अंदर 3 प्रकार की एक्सिस पढ़ी होगी, ठीक है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की पढ़ी होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। थोड़ा और पढ़ा है अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर तो पढ़ लिया आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। सही है, यही 2 प्रकार पढ़ा ना। मैं आज एक प्रकार की एक्सिस और पढ़ाता हूँ आपको, जो अपन इंजीनियरिंग में यूज करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस और एक्सियल एक्सिस। क्या? ट्रांसवर्स एक्सिस और एक्सियल एक्सिस। हाँ, ठीक है, ट्रांसवर्स और एक्सियल, ठीक है। तो बीम किसको बोलेंगे? आप बोल रहे हो यार अब मैं हम तो बात कर रहे हैं बीम की, आप एक्सिस क्यों पढ़ा रहे हो? ठहरो जरा, इन्हीं से रिलेटेड इनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, अगर कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट, मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट की लंबाई के परपेंडिकुलर, लंबाई के परपेंडिकुलर यदि कोई एक्सिस है, ठीक है, लंबाई के परपेंडिकुलर यदि कोई एक्सिस है तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोला मैंने? लंबाई के परपेंडिकुलर। अगर ये इसकी लंबाई, लेंथ इसकी ऐसी है ना, लेंथ ऐसे नापेंगे अपन इसकी, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से जो गुजर रही होगी ऐसे ऐसे, ये आपकी क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। और लंबाई के पैरेलल जो चलेगी, लंबाई के समानांतर जो चलेगी, मतलब जो इस तरीके से चल रही होगी, इसको क्या बोलेंगे अपन? ये आपकी एक्सियल एक्सिस है, ठीक है। एक्सियल एक्सिस है, ठीक है, एक्सियल एक्सिस है। अब बीम क्या है? तो बीम की परिभाषा नोट करिए, हेडिंग डालिए सारे लोग, ठीक है। बीम लिखिए, बीम की डिफिनीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। बीम क्या होती है? बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर। बीम एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल मेंबर ही है, लेकिन डिफिनीशन यहाँ पे समाप्त नहीं होती। आगे क्या है? बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच सब्जेक्टेड ट्रांसवर्स लोडिंग ऑलवेज। ये जो 2 लाइन मैंने बोली लास्ट में, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच सब्जेक्टेड ट्रांसवर्स लोडिंग ऑलवेज। क्या? ट्रांसवर्स लोडिंग ऑलवेज, ठीक है। दिख रहा है क्या सभी को? नहीं दिख रहा तो बातों से लिख लीजिए। बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विद सब्जेक्टेड ट्रांसवर्स लोडिंग ऑलवेज। ट्रांसवर्स लोडिंग का क्या? आपने तो ट्रांसवर्स एक्सिस पढ़ाई है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल जो लोडिंग लगेगी, ट्रांसवर्स एक्सिस कैसे जा रही है? इस कदर जा रही है, तो इसके पैरेलल जितनी लोडिंग लगेगी, ठीक है, इस तरीके से इसके पैरेलल, मान लेता हूँ यहाँ पे लोडिंग लग रही है आपकी इस बीम के ऊपर, ठीक है, इस बीम के ऊपर आपकी लोडिंग लग रही है W1 की। ये जितनी लोडिंग इस एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे गुजर रही थी, ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल जो लोडिंग लग रही थी उसी को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्स लोडिंग। तो बात क्या है यहाँ पे? बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर, एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो कि जिसके अंदर क्या लगता है? ट्रांसवर्स लोडिंग लगती है, सिर्फ ट्रांसवर्स लोडिंग। और ट्रांसवर्स लोडिंग क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस के पैरेलल लोडिंग। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस वह एक्सिस है जो किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट की लंबाई के परपेंडिकुलर जाती है, लंबाई ऐसे, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब बात सही हो गई, एकदम क्लियर ना? बीम की डिफिनीशन क्लियर है? हाँ, तो जैसे मैंने बोला आपको कि हर हॉरिजॉन्टल चीज, जैसा मैंने, ओके, ठीक है। क्या बोल रहे भाई? आपका राजा सोनवा, कौन है राजा सोनवा? कुछ डाउट है आपको? हाँ, आप, ओके, ठीक है। तो जैसा आप, मैंने बोला आपको कि यार हर हॉरिजॉन्टल चीज आपकी, हर कितने लोग अभी? 18 लोग, ठीक है भाई, स्वागत है आप सभी का, हाँ, जो लोग अभी जुड़े हुए हो। जैसे मैंने बोला आपकी कि यार हर हॉरिजॉन्टल चीज आपकी बीम नहीं होती, तो फिर आप बोलोगे यार गुरु क्या बोल रहे हो, ऐसे में तो आपकी हर वर्टिकल चीज कॉलम भी नहीं होगी। फिर मगर बिल्कुल नहीं होगी, उसकी भी डिफिनीशन है कि नहीं? भाई अपन इंजीनियर ना, ऐसे थोड़ी बोल सकते कि ये चीज ऐसी होगी, उनके पीछे कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा ना। पढ़े लिखे लोग हैं, मिस्त्री थोड़ी है बता दे भाई ऐसा ऐसा जो डेटा है वो क्या है आपका, बीम है। थोड़े कॉन्सेप्चुअल पढ़ने पड़ेंगे। तो बीम की डिफिनीशन समझ गई, अगला लिखते हैं, कॉलम का हेडिंग डालिएगा, ठीक है। कॉलम को क्या? अरे तो मैंने इनको इसलिए तो बोला था भाई साहब, कल आप ज्वाइन हो जाइए। कौन है ये भाई साहब? अपने बुद्ध सेन प्रजापति, ठीक है। इनको बताइए यार कि आप टाइम पे आओ, है ना, क्योंकि हम बार बार तो एक एंड कर नहीं सकते। आप लोग जाइएगा नहीं? मैं इसको कर देता हूँ, ज्वाइन हो गया। ओके, चलिए ज्वाइन हो गए।
ज्वाइन हो गए बुद्ध सेन जी? चलो हो जाएंगे, ठीक है, एक्सेप्ट हो गए। तो बात कर रहे थे अपन बीम की। बीम समझ में आया ना सबको? मजा आया कि नहीं है? मतलब ट्रांसवर्स लोडिंग क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस से शुरुआत करी अपन ने, ट्रांसवर्स लोडिंग समझी, उसके पैरेलल जितनी भी लोडिंग जिस स्ट्रक्चरल एलिमेंट पे लग रही होगी, और वो अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर होगा तो एक प्रकार की आपकी बीम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब बात करेंगे कॉलम के अंदर, ठीक है। ये बना लिया आपने, लिख लिया आपने, ठीक है। चले मिटाए इसको। बुद्ध सेन जी आ चुके हैं, बुद्ध सेन जी आ चुके हैं आप। आवाज अगर आपको मेरी मिल रही है तो रिप्लाई कीजिए, आ चुके हैं आप लाइव में। ओके नहीं आया मतलब, ठीक है। यार मैंने कल इसीलिए सुबह से डाल रखा था नोटिफिकेशन, आप लोग ना टाइम पे आइए, ठीक है। और जो लोग मेरे वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि लाइव आकर के पढ़ें तो व्हाट्सअप मिल जाएगा मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन पर, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब बात करेंगे यार कॉलम की, ठीक है। कॉलम की बीम तो आपने समझ ली, कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम आपको हमेशा ऐसे देखने को मिलेगा क्योंकि एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको कॉलम, ठीक है। यहाँ फुटिंग पर ऐसे रखा रहता है, ठीक है। अभी अपन इसका थ्योरी नहीं बना रहे, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि अपना मुद्दा कुछ और है। कॉलम क्या होता है? अब देखो भाई, कॉलम के बारे में डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ वर्टिकल मेंबर विच सब्जेक्टेड ऑलवेज एक्सियल लोडिंग। कैसे लगेगी? ऑलवेज एक्सियल लोडिंग। कैसे भाई? ठीक है, ये इसकी एक्सियल एक्सिस होगी, सही है क्या? अब बोलो यार गुरु क्या बोल दिए, ऐसे ऐसे तो पहले आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस जा रही थी, फिर आपने ऐसे ऐसे वर्टिकल। तो मेरे वर्ड्स को ध्यान से दीजिए, मैंने बोला था कि किसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लंबाई के पैरेलल यदि कोई एक्सिस गुजर रही है, लंबाई के पैरेलल गुजर रही है, तो वो एक्सियल एक्सिस होगी, लंबाई के पैरेलल। अब बीम ऐसी थी तो लंबाई इसकी ऐसे हो गई ना, तो ऐसे एक्सियल एक्सिस थी इसमें। ये बीम आप, ये कॉलम आपका खड़ा है ना, तो इसकी एक्सिस लंबाई ऐसे है, तो ऐसे एक्सियल एक्सिस हो गई। इनके परपेंडिकुलर जो होगा वो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस होगी लंबाई के। अब इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे जाएगी, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे जा रही थी। कॉलम में कभी ट्रांसवर्स लोडिंग नहीं आती है। डिफिनेशन लिखिए कॉलम की, कि कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर है कॉलम। कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर विच सब्जेक्टेड टू, which subjected to axial loading with some bending moment always, axial loading with some bending moment always, ठीक है। एक्सियल लोडिंग विद सम बेंडिंग मोमेंट। अब बोलोगे यार भैया एक्सियल लोडिंग क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो सब्र करिए, अभी सिर्फ लिखिए, अगला वही पढ़ने वाले, ठीक है, समझेंगे उसके बारे में। तो कॉलम की डिफिनेशन समझ में आ गई, मैं लिखा नहीं हूँ, सुन करके लिख लीजिए। इट इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चर मेंबर विच सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोडिंग विद सम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, विद सम बेंडिंग मोमेंट। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या कोई डाउट नहीं किसी को? कॉलम और बीम में कोई डाउट है? अब आगे चल, अब आप आगे बढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। मैंने आपको 10 मिनट सिर्फ यही समझाने में लगाया कि बीम कॉलम क्या है, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि पूरा बीम और कॉलम पे ही आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो एटलीस्ट उनके बारे में तो पता होना चाहिए कि नहीं भाई, है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिए थे क्या, एक बीम लिए थे, ठीक है। शुरू में क्या लिए थे अपन? एक बीम लिए थे, और इस बीम के ऊपर लोडिंग लगानी थी हमको, ठीक है। चलिए बना लेते हैं फिर से, चलो एक सिंपल ही ले लेते हैं, थ्री के अंदर छोड़िए, ठीक है। ये क्या है? आपकी एक बीम है, इसके ऊपर लोडिंग लग रही है, ठीक है। इसके ऊपर लोडिंग लग रही है, ये मान लेता हूँ आपकी लोडिंग है। अब बोलोगे भैया ये आपने क्या लगा दिया, किस प्रकार की लोडिंग है? तो अभी सब्र करिए, अपन अभी लोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये लोड कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार की ये बीम होती है, ठीक है। ये जो बीम आप पढ़ रहे हो ये कौन सी बीम है? फिलहाल के लिए समझ लीजिए, एक प्रकार की सिंपली सपोर्टेड बीम है। कौन सी बीम है भाई? सिंपली सपोर्टेड बीम है। पढ़ेंगे अपन, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। बीम क्या, बीम तो पढ़ लिया ना, कितने प्रकार की होती है ये भी पढ़ेंगे, पर वो नेक्स्ट चैप्टर में। लोड तो पढ़ लिया ना कि लोड क्या होता है। अच्छा, कुछ लोग को डाउट होगा कि लोड और फोर्स में क्या अंतर? भैया कहीं पे आप फोर्स बोल देते हो, कहीं पे आप लोड बोल देते हो, होगा ना डाउट। तो एक वर्ड में समझ लीजिए, ये है लोड और ये है फोर्स। मैं लिख देता हूँ, समझिएगा, ठीक है। लोड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। लोड इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग
डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। लोड भी एक प्रकार के बल का ही एक प्रकार है जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लोड आपको कभी इधर से लगता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर कोई लोड ऐसे लग रहा है तो उसको फिर फोर्स बोलेंगे। लोड हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा, मतलब इसी तरीके से लगेगा, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स भी एक प्रकार ही है फोर्स का, जो कि किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है। सिंपल सी बात है कि फोर्स आप किधर से भी लगा दो। फोर्स में चाहूं तो इसमें इधर से लगा सकते हो, इधर से भी, किधर से भी लगा सकता हूँ। लोड हमेशा नीचे ही लगाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक सा अंतर है। लोड और फोर्स क्लियर हो गया भाई? ठीक, ओके, बढ़िया छापते जाइएगा बना बना के, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये जो बीम, हाँ, लोड क्या होता है? लोड इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यह एक प्रकार के बल का प्रकार है जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कैसे लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज, ठीक। दूसरी चीज क्या है? फोर्स। फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स, बल भी एक प्रकार के बल का ही प्रकार है जो कि किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। जैसे मैं ये बीम है, अगर मैं लोड बोलूंगा तो हमेशा ऐसे लगाऊंगा, नीचे की तरफ, हमेशा ऐसे लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसको फोर्स बोल रहा हूँ तो फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, इधर भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ, कहीं भी लगा सकता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या होता है? आपका फोर्स होता है। बीम के अंदर हमेशा किस प्रकार की लोडिंग आती है? ट्रांसवर्स लोडिंग बोले तो हमेशा नीचे की तरफ, ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसी है ना, इसी के पैरेलल लोडिंग लगेगी, तो सारे लोड ऐसे ही होंगे। इसीलिए इसके अंदर अपन फोर्स यूज नहीं करते, जनरली लोड बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना? अपन जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस, वहां पे चारों तरफ इधर भी फोर्स लग जाता है, ठीक है, वहां पे अपन फिर उसको फोर्स भी बोलते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब अपन बात करें किसकी? लोड की, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये लोड को बियर करेगा। इस लोड के कारण अब ये किस प्रकार की लोडिंग है भाई? मैंने शुरू में बोला था कि ये जो लोडिंग लग रही है, कैसी लोडिंग है? कैसी लोडिंग है? एक्सटर्नल लोडिंग है। कैसी लोडिंग है? एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है, एक्सटर्नल लोडिंग। अब मुझे एक बात बताइए, सब ने पढ़ा है साइंस के अंदर कि दुनिया में जितने पदार्थ हो छोटे 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 अणुओं और परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। चाहे हमारी बॉडी हो तो हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, अगर कोई पदार्थ है तो परमाणु से मिलकर बना है। बात सही है ना? है कि नहीं? फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या बीम पे लागू नहीं होगा? तो बोलोगे यार होगा ऐसा, तो ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? न्यूटन भाई साहब बना के चले गए तो लगेगा ही। देखो, तो ये जो हमारी बीम है, ये भी ऐसे छोटे छोटे छोटे, वो छोटे छोटे किसके परमाणु पर? सीमेंट गिट्टी के परमाणु है ना, छोटे छोटे, तो उनसे मिलकर के बनी हुई है। ऐसे हजारों करोड़ों, अपन गिन नहीं सकते, बस समझिए बात को। ऐसे करोड़ों परमाणु से मिलकर बनी है ना। परमाणु यूज करते हैं वर्ड किसके अंदर? साइंस के अंदर। पार्टिकल वर्ड यूज करेंगे इंजीनियरिंग के अंदर। तो अपन बोलेंगे कि ये जो हमारी बीम है बहुत छोटे छोटे किससे मिलकर बनी हुई है? पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। किससे भाई साहब? पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? ओके, ठीक है, चलिए, जहां पे डाउट रहा आप पूछ लीजिए करिए, ठीक है। पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है ना कहीं इस एक्सटर्नल लोडिंग को रजिस्ट करने का काम ये सब पार्टिकल मिलकर ही कर रहे हैं ना, है ना। ये पार्टिकल सब मिल करके उन्होंने एक यूनिट बीम बनाया हुआ है, वही रजिस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये लोडिंग इन पार्टिकल पे भी लग रही होगी। बात सही है कि नहीं? हाँ, ऐसा ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है, तो ऐसा ही होता है। ये जो एक्सटर्नल लोडिंग है, ये हर पार्टिकल पर इंटरनल लोडिंग लगाता है। क्या लगाता है? इंटरनल लोडिंग। मतलब ये एक्सटर्नल लोडिंग किस में कन्वर्ट हो गई? इंटरनल लोडिंग के अंदर। ये एक्सटर्नल लोडिंग इन बीम के छोटे छोटे पार्टिकल पर कौन सी लोडिंग लगाएगा? इंटरनल लोडिंग लगाएगा। और अब देखो यार, किसी पे लोड लगाओगे तो भाई सब वो ऐसे तो नहीं रहेगा ना शांत, आप मेरे को धक्का दोगे मैं खड़ा रहूंगा, है कि नहीं? मैं भी उस फोर्स कहेंगे कुछ तो लगाऊंगा। तो ऐसे ही होता है कि अगर मैं एक पार्टिकल को उठा लूं, ये वाला पार्टिकल मैंने उठाया और यहाँ पे ले आया, ठीक है, उठा करके, नहीं दिख रहा, चलो बड़ा बना देता हूँ, ये लो, ठीक है, ये पार्टिकल मैं उठा के यहाँ पे ले आया, और इस पे इस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण लग रही है क्या? इंटरनल लोडिंग। क्या लग रही है? इंटरनल लोडिंग लग रही है, ठीक है। अब इस इंटरनल लोडिंग को रजिस्ट करने के लिए, इस इंटरनल लोडिंग को रजिस्ट करने के लिए ये जो पार्टिकल भी एक प्रकार से इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। क्या भाई साहब? रेजिस्टेंस देगा ना, क्योंकि इंटरनल लोडिंग लग रही है इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। तो ये देगा भाई साहब इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सबके अंदर ये प्रकृति होती है कि यदि आप उस पर लोडिंग लगाओगे तो वो क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। सबके अंदर ये प्रकृति होती है कि अगर आप उस पर लोडिंग लगाओगे
तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा, ठीक है, रेजिस्टेंस देगा। सेम चीज अगर इसके अंदर इंटरनल लोडिंग लग रही तो इंटरनल रेजिस्टेंस देगा, और इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर अपन इस पार्टिकल के एरिया से भाग कर दें, जिसको अपन पर यूनिट एरिया बोलते हैं, इस एरिया से भाग कर दें, तो इसी वर्ड को बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं भाई, इस स्ट्रेस। तो स्ट्रेस यहां से निकल करके आया हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रेस को डिनोट करते हैं अपन सिग्मा से। इसे डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब समझिएगा इसकी यूनिट। भाई साहब ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, एक प्रकार का फोर्स ही है ना। रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल अपनी रक्षा के लिए लगा रहा है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। लेकिन लगा क्या रहा है, एक प्रकार का फोर्स ही लगा रहा है। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या, न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन है, ऐसा यूनिट। एरिया की यूनिट क्या होती है, एमएम स्क्वायर होती है। बहुत छोटा पार्टिकल इसलिए एमएम स्क्वायर लेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसको एक वर्ड और बोलते हैं, मेगा पास्कल। क्या बोलते हैं भाई, मेगा पास्कल। माने 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर 1 एमपीए या 1 मेगा पास्कल। अगर जनरली आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट क्या होती है, तो दूसरी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर में लेते हैं, वहां पे अपन उसको मीटर पे एरिया ले लेते हैं, ठीक है, कंबाइन करके। तो ये क्या होता है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपन क्या, पास्कल। क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट पास्कल ने दिया था, इसलिए अपना नाम उसने रख दिया, ठीक है, सब रख लेते हैं अपना नाम। तो पास्कल बोलते हैं। 1 पास्कल बराबर पूछे आपसे तो क्या होता है, 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर आएगा तो पास्कल है, पर एमएम स्क्वायर आएगा तो मेगा पास्कल है। एक रिलेशन और होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 10⁶ मेगा पास्कल। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, फालतू को नहीं बता रहा, सब नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीजें। दिख रहा है ना सबको, कल क्लियर, नहीं दिख रहा, क्या आ रहा है, ब्लर आ रहा है क्या। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये दिखा देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया की क्या स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। इसके बाद 1 मेगा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट, ठीक है। 1 मेगा पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पहला चीज क्लियर। 1 पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो रिलेशन याद रखिएगा। न्यूटन तो इंटरनल रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई, फोर्स की यूनिट है, मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया की यूनिट है, ठीक है, एमएम स्क्वायर। ये दो चीजें हो गई। एक रिलेशन और याद रखिएगा पास्कल और मेगा पास्कल के बीच। 1 पास्कल बराबर होता है आपका 10⁶ मेगा पास्कल, 10⁶ हाँ, 10⁶ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या मेगा पास्कल, ठीक है। ये रिलेशन बस आपको याद रखने हैं, ठीक है, इतने रिलेशन आपको याद रखने, क्लियर बात। यहाँ से हो गया भाई साहब ये स्ट्रेस का काम। अब मुद्दा ये नहीं है दोस्त, ठीक है, अपन तो स्ट्रेस के बारे में सीख चुके हैं, अभी पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेस कितने। आपके दिमाग में बात ये आएगी कि अपन मुद्दा पढ़ रहे थे इस इंटरनल लोडिंग की बात, मैंने स्ट्रेस समझा दिया, पर अपन पढ़ रहे थे इस पॉइंट बिंदु को, है ना, इस पॉइंट को, इस पर इंटरनल लोडिंग। तो क्या ये इंटरनल लोडिंग एक ही प्रकार की होती है, बात समझ में आएगी, किस प्रकार की इंटरनल लोडिंग है। भाई साहब एक्सटर्नल लोडिंग आपका एक लग रहा था, तो ये इंटरनल लोडिंग कितने प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होती है, काफी प्रकार की होती है, 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग लगती है। इस छोटे से पार्टिकल पर इस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग आएगी। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की, ठीक है। तो बोला यार ये कौन कौन सी 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग है, समझा दो हमें। चलिए बात करते हैं इंटरनल लोडिंग्स पर। आप काफी डीप तो नहीं जा रहे, मतलब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है ना, कहीं पे कोई डाउट कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर जा रहा है माइंड पे। हाँ ओके, ठीक है। अब देखो यार, मुद्दे की बात ये है ना, अपन बात कर रहे थे किसकी, स्ट्रेस की। तो अगर एक तरफ से आप समझोगे तो स्ट्रेस क्या है, एक प्रकार का हमारा शत्रु हो गया, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स ही नहीं लगा रहा है एक प्रकार का। भाई साहब जैसे मैंने बोला कि यार ये इंटरनल लोडिंग लग रही है, इसके अगेंस्ट अपना क्या लगा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। हमारे पास पता है, हम लोग यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्टिकल के द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस है, हम इसको मेजर कर सकते हैं, इंटरनल लोडिंग मेजर नहीं कर सकते अपन। दिक्कत ये है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे जो स्ट्रेस निकालते हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात आती है इसके स्ट्रेंथ की, इसके स्ट्रेंथ की, इसके इस पार्टिकल की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी जिसके कारण ये इंटरनल लोडिंग को रजिस्ट कर पा रहा है, सही होगी ना। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई होगी, वो स्ट्रेंथ इसमें कई सारी चीजों से आई होगी, जैसे दो पार्टिकल के बीच बॉन्डिंग है, दो पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं तो उसके कारण स्ट्रेंथ आ गई।
एक तो पार्टिकल की खुद की स्ट्रेंथ, दूसरी पार्टिकल के, दो पार्टिकल के बीच बॉन्डिंग। आपने अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का, पढ़ा है क्या? दो समान पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव बोलते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो सेम अगर दो पार्टिकल है, इनके बीच में कुछ कुछ फोर्स लगता है ना कोहेसिव नेचर का, पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, है ना, तो उसके कारण भी एक प्रकार का इंटरनल रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ जनरेट होती है। तो एक तो दो पार्टिकल आपस में पकड़ के रखे हैं, उसके कारण हो गया। दूसरी चीज क्या होता है? दूसरी चीज होता है आपका कि इनकी खुद की स्ट्रेंथ है, उसके कारण इसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, और उस स्ट्रेंथ को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लैब टेस्ट करके। ठीक है, तो स्ट्रेंथ निकालना बहुत आसान है। स्ट्रेस निकाल लें हम, फिर स्ट्रेंथ निकाल लें, दोनों को कंपेयर कर लें। स्ट्रेस तो हमारा शत्रु हो गया जो कि लोड के कारण आ रहा है, स्ट्रेंथ हमारी मजबूती होगी। अगर किसी स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट की इस पार्टिकल की स्ट्रेंथ स्ट्रेस से ज्यादा है, समझिए मेरी बात को, किसी पार्टिकल की स्ट्रेंथ उस पर आने वाली लोड के कारण जो स्ट्रेस आ रहा है उससे ज्यादा है, तो वो स्ट्रक्चर सेफ है। अपन ऐसे ही देखते हैं कि भाई साहब, अगर इस पार्टिकल पर जो लोडिंग लग रही है ना, उस लोडिंग के कारण, ठीक है, इस लोडिंग के कारण जो इस पर स्ट्रेस आ रहा है, अगर उस स्ट्रेस की वैल्यू स्ट्रेंथ से उसके कम है तो स्ट्रक्चर सेफ है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब स्ट्रेस ज्यादा है और स्ट्रेंथ कम है, तो स्ट्रक्चर फिर अनसेफ है आपका। उस केस में आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। और स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे आप? कुछ नहीं करिए, उसके अंदर ज्यादा मटेरियल डाल दीजिए। अभी आप पतले पतले सरिया डाल रहे थे, अभी आप मोटे सरिया डाल दीजिए, कंक्रीट की ग्रेड बढ़ा दीजिए। ऐसा करके स्ट्रेंथ को अपन इंक्रीज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? सोम क्यों पढ़ रहे हैं अपन? सोम हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रेंथ निकाल पाए, स्ट्रेस निकाल पाए। ठीक है, स्ट्रेंथ निकाल पाए, स्ट्रेस निकाल पाए, दोनों को कंपेयर कर पाए, और ये पता लगा पाए कि क्या ये हमारा स्ट्रक्चर आने वाले भविष्य में जो भी लोड आएगा उसमें सुरक्षित है कि नहीं। ये जो लोड है ना, ये एक्सटर्नल लोडिंग है, ये सब फ्यूचर में आने वाले लोड है जो कैलकुलेट करके अपन लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सब कैलकुलेट करके लोड है। तो जो ये लोड आ रहा है इसके कारण सुरक्षित है कि नहीं। मुद्दे की बात यह है सिविल इंजीनियर का कि यार किसी भी कंडीशन पर, भूकंप आए, कुछ भी आए, आपका स्ट्रक्चर गिरना नहीं चाहिए। आपकी जान और आपके जान की जान दोनों हमारे लिए बड़ी कीमती है। ठीक है, दोनों एकदम सुरक्षित रहनी चाहिए, बस हमारा उद्देश्य यही है। सिविल इंजीनियरिंग गलतियों के कारण किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं टूटना चाहिए। अभी आपने बड़ोदरा के अंदर ब्रिज देखा, जब ब्रिज गिरा था कितने सारे लोग दब के मर गए। क्यों? क्योंकि उसमें के बनाने में उसको कोताही बरती होगी, है ना, ऐसे करके। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कल को जेल भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए पढ़िए ध्यान से, ये समझना जरूरी है। तो ये तो बात होगी भाई साहब किसकी, स्ट्रक्चर एलिमेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्ट्रेस की बात कर ली अपन ने। ठीक है, अब थोड़ा इंटरनल लोडिंग की बात कर लेते हैं और वहीं से समझ लेंगे कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद फिर पढ़ेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सोम का मतलब समझ में आ चुका है। अच्छा, सोम का मतलब देखो, स्ट्रेंथ निकालना ना बहुत आसान है, ये हमने बिल्डिंग मटेरियल के अंदर पढ़ चुका है। आपने नहीं पढ़ा पर पढ़ चुके हैं अपन। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर किसी चीज की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं? बोलोगे यार कैसे फाइंड करते हैं? तो सिंपल सा तरीका है। कैसे फाइंड करते हैं? उसको दो मशीनें होती है। जैसे अगर आपको दो तरह की स्ट्रेंथ निकालते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यार सिंपल सी चीज है ना, किसी चीज में आप दो तरीके का फोर्स लगा सकते हैं, या तो उसको खींचोगे या उसको दबाओगे, दो ही तरीका कर सकते हो ना। ये दोनों स्ट्रेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग टेस्ट। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है? एक होता है यूनिवर्सल कंप्रेसिव टेस्ट। ठीक है, यूनिवर्सल कंप्रेसिव टेस्ट मशीन होती है, यूसीएम बोलते हैं। ठीक है, यूसीटी बोलते हैं, यूनिवर्सल कंप्रेसिव टेस्ट मशीन। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर हम किसी चीज को का कंप्रेसिव टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंक्रीट का करना है तो 15 बाई का 15 सेंटीमीटर का क्यूब बना के लेके गए, उसको जाके दबा के देखिए, जितने पर टूट गया उतनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, अगर ऐसा स्टील का करते हैं तो स्टील का करते हैं अपन यूटीएम के अंदर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर। ठीक है, लेके जाते हैं, मान लो ऐसे कोई रॉड ले गए, स्टील का कोई रॉड लेके गए, फंसा दिए और खींचना शुरू करें। जहां जितने पर टूट गया उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी 440 अल्टीमेट होगी मान लो, तो उसकी ऐसा करके स्ट्रेंथ अपन निकाल सकते हैं। तो हमको इस पार्टिकल किसका है? ये पार्टिकल किसका है? जिसका स्ट्रक्चर एलिमेंट बना है। स्ट्रक्चर एलिमेंट किसका बनता है? बोलो मटेरियल का बनता है, मतलब लोहे का बना होगा या तो कंक्रीट का बना है, तो उसी का ना पार्टिकल है। तो अपन जब पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेंथ उसी पार्टिकल की ना आई। तो अगर ये तो कंक्रीट का पार्टिकल होगा तो हमको स्ट्रेंथ पता है, ये तो स्टील का पार्टिकल होगा तो हमको स्ट्रेंथ पता है। तो स्ट्रेंथ तो हमको इस पार्टिकल की पता है कि नहीं पता भाई? हाँ, हाँ, स्ट्रेंथ तो पता है। बात मुद्दे पर अटक कहाँ पे रही? बात अटक रही इस स्ट्रेस पर। यार इसको कैसे निकालें? क्योंकि लोड हमको पता है, लेकिन लोड के कारण कितना इंटरनल लोडिंग जा रही है, क्योंकि साला इतना पार्टिकल है यार, इसमें कोई पार्टिकल गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकते ना यार, कितना पार्टिकल है। और उसमें भी मान लो 100 किलो न्यूटन का लोडिंग है, तो हर पार्टिकल पर कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो भी तो समझने वाला बात है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे आप लोडिंग लगा दो, तो इसके नीचे वाले पार्टिकल पे ज्यादा लोडिंग आएगी,
इसकी इधर बल्क पार्टिकल पे कम आएगी। तो ये बड़ा मुश्किल टास्क है कि स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करें, और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए यार स्ट्रेस किसी पार्टिकल पे कैसे निकालना है, पर ये सोम साहब मजा आ जाएगा। ठीक है, पूरे सोम के अंदर यही पढ़ना है अपने को कि स्ट्रेस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो सोम का उद्देश्य क्या है, किसी पार्टिकल पर स्ट्रेस फाइंड करना, और स्ट्रेंथ हमने निकाल लिया है टेस्ट के द्वारा, और दोनों को कंपेयर करना। स्ट्रेस ज्यादा है स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब सुरक्षित नहीं है, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और अगर स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेस कम है तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये उद्देश्य हो गया। अब समझते हैं इंटरनल लोडिंग। मजा आ रहा है क्लास में ना, किसी को कुछ डाउट, कहीं पे कोई समस्या? ओके ओके ठीक है, चलिए भाई आगे करते हैं कंटिन्यू। ये सब मिटा दो, मैं लिख लियो सब। ओके, चलिए अब बड़ी बात करेंगे इंटरनल लोडिंग्स की। ठीक है, इंटरनल लोडिंग बहुत जरूरी चीज है। एक्सटर्नल लोडिंग तो समझ में आ गई। अब यार बात करेंगे कि वो जो पार्टिकल था अपना, ठीक है, वो जो पार्टिकल आपने लिया था, ठीक है, वो पार्टिकल एक्चुअली में क्यूबिकल पार्टिकल होता है। मैंने उसको ऐसे बना दिया था ना, तो उसको आप बहुत ज्यादा जूम करोगे तो एक प्रकार का क्यूबिकल निकलेगा, क्यूब की तरह निकलेगा। चलो अपन बना लेते हैं वही वही क्यूब टाइप का पार्टिकल। ठीक है, ये मान लेता हूँ मैं आपको वही पार्टिकल। ठीक है, ये वही वाला पार्टिकल। ठीक है, मान लेते हैं बीम किया। ठीक है, ये आपकी कोई बीम, अब मैंने इस बीम को यहाँ से कट लगा दिया, कट लगा दिया, इस बीम को मान लेते हैं एक्सटर्नल नहीं कर देते। ठीक है, ये बीम के ऊपर इस कदर ये एक्सटर्नल लोडिंग आपकी लग रही है। ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल लोडिंग लग रही थी, मैंने इस बीम को बीच से कट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेता हूँ कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल नाम दे देता हूँ ए। इस पार्टिकल पर इंटरनल लोडिंग के कारण, लोडिंग के कारण, चूंकि एक्सटर्नल लोडिंग जो लग रही है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है, इसके कारण कितने प्रकार की इंटरनल लोडिंग आ रही है वो हमको समझना है। चलिए बनाते हैं इसको। ठीक है, ये आपका पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक तरफ मैंने ले लिया इस बार। ठीक है, एक तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया है। देखो भाई, इस इंटरनल लोडिंग पे, इस पार्टिकल पर 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग आती है। कौन कौन सी? पहली तीन, अच्छा एक्सिस आपने 3 प्रकार की पढ़ी है ना, एक्स वाई और जेड। तो तीनों डायरेक्शन में पहले तो फोर्स आएगा, ये एक्सिस होगी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड, तीनों डायरेक्शन पहली चीज तो उस लोडिंग के कारण फोर्स आएगा। तो मतलब एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। ठीक, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, तीनों डायरेक्शन में उसके कारण मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे आएगा एम एक्स, यहाँ पे आएगा एम वाई, और यहाँ पे आएगा आपका एम जेड। तीनों डायरेक्शन में फोर्स और तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट, किसके कारण? उस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण। यही जो 6 इंटरनल लोडिंग है वो किसी पार्टिकल पे लगती है। अब सवाल आपका होगा भैया क्या ये 6 के 6 लगेंगी? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा लोडिंग कंडीशन के ऊपर। हमने मान रखा है कि एक प्रकार की जनरल लोडिंग है, कोई डिसाइड नहीं ना कि कौन सा लोडिंग है। अपन मान रहे हैं कि भाई जनरल लोडिंग है, किसी प्रकार की लोडिंग है, पॉइंट लोड भी है, यूडीएल भी है, यू कुछ भी लग रहा है, मतलब जनरल लोडिंग है। तो उस केस में 6 के 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग आएंगी। ठीक है, अब इनके कारण प्रभाव कौन सा, क्योंकि इंटरनल लोडिंग कारण तो स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा था, पढ़ा था ना, इंटरनल रेजिस्टेंस को एरिया से भाग देंगे तो स्ट्रेस। तो इन इंटरनल लोडिंग के कारण कौन कौन से स्ट्रेस आएगा? तो देखो भाई, ये जो आपका एफ एक्स जा रहा है ना, एफ एक्स, ये सेक्शन है, सेक्शन में एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के परपेंडिकुलर जा रहा है, इस प्लेन है, मान लेता हूँ ये प्लेन है आपका, ये आपका एक प्लेन जो बना रहा हूँ, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपका एक्स जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इस प्लेन के किसी पार्टिकल के परपेंडिकुलर यदि कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कारण, परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल, एक्सियल को एक नाम से और जानते हैं नॉर्मल एक्सिस भी बोलते हैं। और नॉर्मल डायरेक्शन में अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर अपन स्ट्रेस को बांटते हैं ना, स्ट्रेस को बांटते हैं तो 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ये है कि सेक्शन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये आपका सेक्शन होगा, ये सेक्शन है, इसके इस अभी चूंकि बना ऐसे है लेकिन ओरिजिनल में ये ऐसे है, एकदम ऐसे।
ठीक है, सेक्शन के ऐसे एकदम परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, बाउंड से बाहर की ओर जा रहा है, ये बना ऐसे एक्चुअली में, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। इस फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। एक्सियल फोर्स एक प्रकार का है, एफ एक्स, एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फोर्स के कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। और दो फोर्स कौन से? एफ वाई और एफ जेड। ये क्या होते हैं? सेक्शन से चिपक के लगे हैं। आप देखो यहाँ से, ये पार्ट ऐसे अगर देखें बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये पार्ट एकदम चिपक के लगा है, एकदम सेक्शन से देखो चिपक के लगा हुआ है, ये देखो लगा चिपक के एकदम। तो इनके कारण जनरेट होता है शियर स्ट्रेस। ये एक्चुअली में क्या है? आपकी शियर फोर्स है, ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई आपके कौन से हैं? शियर फोर्स है, और इनके कारण जनरेट होता है आपका शियर स्ट्रेस। तो उसी के बेस में अपन बांट देते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, दो प्रकार की स्ट्रेस अपन पढ़, ठीक है, दो प्रकार की स्ट्रेस अपन पढ़ लेते हैं। फिर पर आपने भी बुक के अंदर पढ़ा होगा कि यार स्ट्रेस तो दो प्रकार का होता है भैया, एक टेंसाइल स्ट्रेस, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मेरे बाबू मेरी बात सुनना, वो जो आप टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ रहे हो ना, वो होता है आपके एक्सियल स्ट्रेस का टाइप। ये जो एक्सियल है नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल भी नहीं बोलेंगे, एक्सियल, ये जो एफ एक्स है। क्योंकि देखो ना यार, आप खुद समझो, ये जो आप एफ एक्स है इसको दो तरीके से लगा सकते हो, या तो आप इसको इस तरीके से लगाओगे एक्सियल डायरेक्शन में, या तो इसको इस तरीके से। अगर आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो ये होगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर आप इसको अंदर की तरफ लगाओगे तो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव फोर्स। चलो फोर्स बोलते हैं, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स। फोर्स के कारण क्या जनरेट होगा? स्ट्रेस। माने टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, किसके टाइप है? ये एक्सियल स्ट्रेस के टाइप है। लेकिन स्ट्रेस कितने प्रकार का है? ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है आपका शियर स्ट्रेस। बात सही है? नॉर्मल क्या होता है? किसी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण कौन सा स्ट्रेस जनरेट हुआ। ये मान लेता हूं कोई प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब उससे 90 डिग्री बाहर निकलता हुआ कोई फोर्स लग रहा है, और उसके कारण जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा दूसरा शियर स्ट्रेस क्या होता है? कोई जो फोर्स है वो इस प्लेन से चिपक के लगा हुआ है, ठीक है, इस प्लेन से एकदम चिपक के लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे शियर फोर्स, और उन शियर फोर्स का जनरेट होता है आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है नहीं सब? कोई बताओ सारे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? हाँ, आप समझिएगा थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये एफ एक्स क्या है आपका? एफ एक्स आपका एक प्रकार का एक्सियल स्ट्रेस है, ठीक है, एक्सियल फोर्स मान सकते हैं, एक्सियल फोर्स है। एफ वाई और एफ जेड आपका शियर फोर्स है, ठीक है, क्या है आपका? शियर फोर्स है। और और क्या आपका एम एक्स क्या है आपका? एम एक्स आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट है, क्या है भाई? ट्विस्टिंग मूवमेंट है। एम वाई और एम जेड क्या है आपकी? दिख रहा है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे देखिएगा। एम एक्स आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट है, एम वाई और एम जेड आपके बेंडिंग मूवमेंट है। क्या है? बेंडिंग मूवमेंट है। तो देखो भाई, एक्सियल फोर्स के कारण जनरेट होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, शियर फोर्स के कारण जनरेट होता है आपका शियर स्ट्रेस, एमएक्स के कारण, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण जनरेट होता है एक प्रकार का आपका शियर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण भी शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। और ये एम ट्विस्टिंग, सॉरी, हाँ, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण आपका शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। ये बेंडिंग मूवमेंट के कारण भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। दुनिया में स्ट्रेस दो ही प्रकार के होते हैं, एम एक्स, एम वाई और एम जेड। इनके कारण जनरेट होगा बेंडिंग मूवमेंट, एफ एक्स के कारण जनरेट होगा आपका एक्सियल फोर्स, एक्सियल स्ट्रेस या कि नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। और एफ वाई एफ जेड एक प्रकार के शियर फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस। इतना समझिए थोड़ा सा, इसको मैं एक बार में समझाता हूँ तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी 6 प्रकार के इंटरनल लोडिंग्स पढ़ लीजिएगा, एफ वाई एफ एक्स, एफ वाई एफ जेड, एम एक्स और एम वाई एम जेड, ठीक है। 6 प्रकार की आपकी इंटरनल लोडिंग्स है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, इसको लिखिए फटा, किसको? हाँ, समझते हैं, ये मिटा ले थोड़ा, फिर समझते हैं थोड़ा सा, मतलब ज्यादा भीड़ हो गई इसकी, ठीक है, ये मिटा ले फिर समझते हैं। चलिए, हाँ ठीक है, इसको अच्छे समझा के, चलिए देखिएगा। आवाज में कोई दिक्कत नहीं, आवाज पहुंच रही ना? तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आएगी भाई, सब आएगा। देखो, 6 प्रकार की इंटरनल लोडिंग है, एफ एक्स, एफ वाई एफ जेड, एम एक्स, एम वाई एम जेड, ठीक। एफ एक्स है आपका क्या? एक्सियल फोर्स, जिसके कारण एक प्रकार का नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, बस लिखने दीजिए,
एफ एक्स एफ बाई एफ जेड एक प्रकार के शियर फोर्स है, इनके कारण जनरेट होता है आपका शियर स्ट्रेस, ठीक, शियर स्ट्रेस। एम एक्स आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है, इसके कारण जनरेट होता है आपका शियर स्ट्रेस, ठीक है। और आपका एम वाई और एम जेड आपका बेंडिंग मोमेंट है, इनके कारण जनरेट होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। क्या जनरेट होता है? नॉर्मल स्ट्रेस। अब थोड़ा इसको समझ गए, इतना बात क्लियर हो गई। अब पढ़ेंगे थोड़ा स्ट्रेस के बारे में, तब ये चीजें होंगी क्लियर। देखो स्ट्रेस को अपन ने दो भागों में बांटा, पहला है नॉर्मल और दूसरा क्या है आपका शियर। इनको फिर से अपन अभी तीन भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल को तोड़ते हैं पहला कौन सा भाग में? एक्सियल में। दूसरा तोड़ेंगे बेंडिंग में, मतलब एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, और तीसरा होता है बियरिंग स्ट्रेस। क्या होता है भाई? बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तीसरा होता है बियरिंग स्ट्रेस। बात करेंगे शियर फोर्स की, शियर स्ट्रेस की, तो शियर स्ट्रेस भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। एक्सियल, बेंडिंग, बेयरिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं? अब देखिएगा एक एक, ये जो एक्सियल स्ट्रेस है ये जनरेट होता है आपका एक्सियल फोर्स से, और एक्सियल फोर्स आपका एफ एक्स है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का नॉर्मल स्ट्रेस का टाइप है, इसलिए मैंने वहां पे नॉर्मल लिखा हुआ है। तो ये जनरेट होगा किसके कारण? एक्सियल फोर्स के कारण। ये जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है ये जनरेट होता है आपके बेंडिंग स्ट्रेस के कारण या बेंडिंग मोमेंट के कारण। तो बेंडिंग मोमेंट आपके कौन से हैं? एम बाई और एम जेड। तो इनके कारण जनरेट होगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब एम बाई और एम जेड के कारण जनरेट होगा क्या? आपका बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। ये जो बियरिंग स्ट्रेस है ये तब जनरेट होता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हो। जैसे कि मैं बोलूं, बोलते ना बियरिंग माने बियर करना, तो जो बियर कर रहा हो, जैसे बोलूं कि ये आपकी फुटिंग है, ये आपका कॉलम है, ऐसे खड़ा हुआ है, तो कॉलम के निचले हिस्से पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेस। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, अभी घबराइए नहीं। तो जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर सब्जेक्टेड होती है, रखी होती है, तब जनरेट होता है आपका कौन सा? बियरिंग स्ट्रेस। सही है यहाँ तक? ओके। आगे देखते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है, ये जो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली जनरेट होता है शियर फोर्स के कारण। किसके कारण? शियर फोर्स। अब शियर फोर्स क्या है? ऐसे फोर्स जो किसी प्लेन से चिपक के लगे हों या सट के लगे हों, एकदम ऐसे। ये मान लो बोर्ड आपका प्लेन है तो ऐसे लगे होंगे, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? वो ऐसे लगे होगा, ये अंतर है। ये शियर फोर्स ऐसे लगेगा एकदम पैरेलल ऐसे चिपक के, और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे लगेगा? ऐसे। समझ रहे हो ना? तो वो शियर फोर्स क्या है आपका? डायरेक्ट शियर फोर्स क्या है? जो एकदम चिपक के लग रहा हो सेक्शन से। शियर स्ट्रेस क्या है? सॉरी, डायरेक्ट शियर क्या है? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ये किसके कारण जनरेट होगा? शियर फोर्स के कारण। शियर फोर्स क्या है आपकी? एफ वाई और एफ जेड। तो ये जो है आपका जनरेट होगा एफ वाई और एफ जेड के कारण, ठीक है भाई। एफ वाई और एफ जेड के कारण कौन सा जनरेट होगा? आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। दैट। तो फिर इनडायरेक्ट किस कारण जनरेट होगा? इनडायरेक्ट जनरेट होता है आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण। ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है आपका? एम एक्स। ट्विस्टिंग मूवमेंट का क्या जनरेट होगा? आपका शियर, इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ये एम एक्स कारण जनरेट होगा। अब आपको सारी चीज समझ में आ गई कि एफ बाई, एफ जेड और एम एक्स ये इसी कारण जनरेट होते हैं डायरेक्टली शियर स्ट्रेस। इसको दो भाग में बांट चुके हैं अपन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नॉर्मल स्ट्रेस को भी तीन पार्ट है, एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस और बियरिंग स्ट्रेस। एक्सियल को ही जनरेट होता है किस कारण? एक्सियल जनरेट होता है आपका एक्सियल फोर्स के कारण। अभी एक्सियल फोर्स को ही आपकी बुक में, अगर आपके पास बुक होगी, ठीक है, तो उसके कारण उसमें दो चीजें लिखी होंगी। पहला तो इसको दो पार्ट में तोड़ा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। ये एक्सियल स्ट्रेस का ही टाइप है, कंप्रेसिव स्ट्रेस और ये टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है भाई। टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस इसी एक्सियल स्ट्रेस का प्रकार है। यहाँ से आपको ये सारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। कोई डाउट क्या किसी को कहीं पर भी? ट्विस्टिंग मोमेंट ये होता है, देखो एक्स एक्सिस के अबाउट, जैसे बोला ना तीन एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अबाउट यदि फोर्स लग रहा है तो उसको तो एफ एक्स बोलेंगे। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लग रहा है, ऐसे मूवमेंट लग रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट, मूवमेंट मतलब कुछ नहीं होता, घुमाना होता है उस एक्सिस के अबाउट। जैसे इसको मैं ऐसे घुमा दूं, ये ऐसे घुमा दूं, उस एक्सिस के अबाउट घुमा दूं। अगर मैं एक्स बोला तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दूं तो उसको बोलेंगे मूवमेंट। ऐसे अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट है तो उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट। आपने एक चीज देखी होगी, आपने अगर व्हीकल देखे, जैसे गाड़ी देखें, तो उसका आपने सिलेंडर देखा नीचे वाला जो घूमता है ऐसे गोल 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 गोल, तो फिर गाड़ी चलती है।
बस वगैरह, है ना, इसको बोलते हैं, तो मेरे को नहीं पता एक्चुअली, पिस्टन बोलते हैं सर सिलेंडर। तो घूमता है तो उसमें वो कैसे काम करता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट कर, तो किसी चीज कैसे मैं घुमा रहा हूँ, मान लीजिए घुमा रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ट्विस्ट कर रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये ट्विस्टिंग मूवमेंट आपका mx होता है जो एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा है। बेंडिंग का मतलब क्या है, बेंडिंग मतलब ये जो लग रहे हैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अबाउट मूवमेंट, जेड के अबाउट और वाई के अबाउट, ये आपके बीम को बेंड करेंगे। बीम को घुमाएगा कौन, mx घुमाएगा, बेंड मतलब ऐसे बेंड करेगा, ऐसे दबा देगा। बीम आपकी ऐसे है ना अभी, तो अगर बेंडिंग मोमेंट लग गया तो इसको ऐसे मोड़ देगा, ऐसे ऐसे, तो बेंड करने का काम कौन करेगा, ये mx और my और mz करेंगे, लेकिन घुमाने का काम कौन करेगा, घुमाने का काम कौन करता है, mx करता है। इसीलिए बीम के अंदर mx नहीं आता है, केवल बेंडिंग मोमेंट ही आएगा आपको, ये बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ये mx कभी नहीं आएगा, ठीक है। ट्विस्टिंग मोमेंट, इसलिए ट्विस्टिंग मतलब इससे रिलेटेड एक चैप्टर है टॉर्सन वाला चैप्टर, वो पढ़ते हैं जनरली कौन, मैकेनिकल वाले, अपन भी थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, लेकिन हमारे काम का नहीं, क्योंकि बीम के अंदर ये टॉर्सन कभी नहीं आता है, ठीक है। डिजाइन करते हैं टॉर्सन के लिए, अपन जब डिजाइन करेंगे आरसीसी के अंदर थोड़ी बहुत इफेक्ट लेते हैं कि मान लो इधर उधर से कुछ हवा हवा चल गई तो आ गया थोड़ी बहुत टॉर्सन, डिजाइन कर देते हैं कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के, बट जनरली मानते हैं कि बीम के अंदर टॉर्सन नहीं आता है, बेंडिंग आएगा और नॉर्मल स्पेस आएगा, ठीक है। क्लियर, कोई किसी को भी कोई डाउट अभी तक की क्लास में अपनी, क्योंकि स्ट्रेस का चैप्टर यहाँ से है भाई, किसी को, गीतांजलि, चाहत, चंदन, किसी को कोई डाउट नहीं, समझ में आया, कुछ कुछ अच्छा लगा भाई, कुछ पढ़ के जान के, किस बुक से पढ़ें, अगर मैं आपको बुक रिकमेंड करूं तो मुझे राइटर का नाम तो याद नहीं है, देख के बताता हूँ बुक आपको। हाँ क्या तो नाम था उनका, बताता हूँ मैं, कल बताता हूँ क्लास में, ठीक है, कल की क्लास में बताता हूँ, हाँ कल की क्लास में बताता हूँ। पर फिलहाल तो आप जो पढ़ा रहे हो वही पढ़ते जाइए, यही इतना पढ़ा देंगे आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सारी यही करवा देंगे। बाकी न्यूमेरिकल वगैरह प्रैक्टिस के लिए बुक एक तो रखिए अपने पास, ठीक। बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम यही पढ़ा देंगे, बुक की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं पढ़ने के लिए, जो पढ़ा देंगे यही पढ़ लीजिए बस, जितना पढ़ा दिए समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। तो ये सब भारी चीज तो नहीं लग रही यार कि क्या पढ़ा दे रहे, मतलब कुछ ज्यादा भारी लग रहा है, हल्का हल्के कॉन्सेप्ट है ना। बाकी कहीं तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक। तो ये तो हो गई बात भाई स्ट्रेस की, स्ट्रेस के बारे में लगभग पढ़ लिया हम लोगों ने, कौन कौन से दो प्रकार का, नॉर्मल शियर स्ट्रेस, नॉर्मल को तीन भाग में, एक्सियल, बेंडिंग, बेयरिंग, शियर स्ट्रेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके किसके कारण आते हैं, एक्सियल किस कारण, एफएक्स कारण आएगा, एफएक्स क्या होता है, एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स है, एफ बाई एफ जेड शियर फोर्स है जो वाई और जेड डायरेक्शन में एक्सटर्नल लोड के कारण जो इंटरनल लोडिंग सारी है ना, ऐसा करके अपन सारी कॉन्सेप्ट इसको समझ रखे हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात, नहीं हुई, ओके। आप पढ़ आप पढ़ेंगे थोड़ा सा स्ट्रेन के बारे में, फिर पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में, फिर चलेंगे सिलेबस में, ठीक है। अभी सिलेबस तक तो बेसिक पढ़ रहे थे अपन, तो मिटाऊं मैं ये सब चीजें, ओके। बात करेंगे स्ट्रेन की, देखो स्ट्रेस के कारण आता है आपका स्ट्रेन, मतलब जब स्ट्रेस लगेगा बॉडी सह नहीं पाई, क्या हो गई, अपने आप डिफॉर्मेशन कर लेती है, उसके उसके अंदर चेंज आ जाता है, वो समझने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं यार कि मटेरियल क्या होता है, ठीक है, फिर आएंगे स्ट्रेन के अंदर। ये तो चलिए समझ लेते हैं, स्ट्रेन ही समझ लेते हैं पहले, इस बोल देता हूँ स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन हिंदी में बोलते हैं इसको विकृति, यार हिंदी इंग्लिश वाले तो कोई नहीं है जिसको हिंदी इंग्लिश से प्रॉब्लम हो, है सब में, एक तो ऐसे है। हाँ पांडे जी क्या हाल है आपका, हिंदी से प्रॉब्लम है, इंग्लिश से प्रॉब्लम है, हाँ तो ठीक है ना भाई, हिंदी छोड़ देते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे जनरली, है ना, लेकिन हिंदी में समझाएंगे, जो लोग हिंदी भाषी उनको भी दिक्कत ना जाने, है ना, ठीक है। मुल्क हमारा हिंदी भाषी है ना, इसलिए हिंदी को लेके चलना पड़ेगा भाई, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। देखो स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन को डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन से। अगर इसको पढ़े तो ये होता क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ बट ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ। अभी आपके कॉन्सेप्ट में हिला दूंगा जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या पता है, चेंज इन लेंथ आउट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, है ना। अपन जब अभी ट्रू स्ट्रेन पढ़ेंगे ना, ओरिजिनल में जो ट्रू स्ट्रेन है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ एंड बाई लेंथ बाय डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन के बाद कितनी लेंथ है उसको बोलते हैं ट्रू स्ट्रेन, पढ़ेंगे क्या, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ आउट ऑफ ओरिजिनल लेंथ, इसी को बोलते हैं। अगर मान लेता हूँ कि आपकी एक बार बार बोले तो स्टील बार, ठीक है भाई, उसकी लंबाई एल थी,
फिर आपने इस पर लोड लगाया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इस पर पी लोड लगा दिया। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, थोड़ी सी बढ़ गई मान लेते हैं, भाई फोर्स खींचा है ना तो बढ़ेगी लेंथ, सीधी सी बात है। तो अब इसकी लेंथ हो गई है एल प्लस डेल एल, कितनी हो गई है, एल प्लस डेल एल। तो बोलोगे कितनी बढ़ गई, तो ये बोलोगे यार बढ़ कितनी गई, तो चेंज इन लेंथ निकाल लीजिए। चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, तो जो डिफॉर्मेशन हो गया उसमें से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, तो एल प्लस डेल एल माइनस एल, एल से एल कैंसिल, मतलब चेंज कितना हो गया है, डेल एल हो गया है। तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया आपका, डेल एल आ गया। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, भैया शुरू में कितनी थी, एल थी, तो स्ट्रेन क्या आ गया आपका, डेल एल और बटे का एल, सही क्या। अब अगर बोले तो यार यूनिट क्या लेंगे इसकी, तो अगर अपन स्टील बार ले रहे हैं तो चेंज इन लेंथ मीटर में लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि लंबाई ही है। क्या दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए डेल एल बटे का स्मॉल कैपिटल एल, ठीक है, यही होता है आपका स्ट्रेन, डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो ऊपर वाला डेल एल है, ये भी एक प्रकार का क्या है, चेंज इन लेंथ ही है ना, इसको मीटर के अंदर लेंगे क्योंकि है तो एक प्रकार का लंबाई ही, चाहे घट गया हो चाहे बढ़ गया हो, ठीक है, घट गया हो बढ़ गया हो। ये ओरिजिनल लेंथ, इसको मीटर के अंदर लेंगे, मीटर मीटर एक दूसरे को कर देगा समाप्त, और ये हो जाता है यूनिट लेस, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट ही नहीं बची, दोनों खत्म हो गए ना, दोनों पर नीचे मीटर है, ये हो जाता है यूनिट लेस। तो पूछा भैया स्ट्रेन की यूनिट क्या है, तो बोलो कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस होता है, ठीक है, यूनिट लेस होता है, क्लियर बात। स्ट्रेन आपका क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ठीक है। बस स्ट्रेन के बारे में अभी इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में। देखो अपन ने लोडिंग समझ ली, अपन ने क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल लोडिंग पढ़ ली, इंटरनल लोडिंग पढ़ ली, स्ट्रेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करेंगे मटेरियल के बारे में। जो आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, किसी न किसी तो मटेरियल से ही बना रहे होगे, ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ये किसी न किसी मटेरियल से ही बना रहे होगे, बात सही है ना। तो मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। मटेरियल जनरली दो प्रकार का होता है, ठीक है। मटेरियल, इसको मैंने पढ़ाया भी होगा आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर। मटेरियल आपका दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, पहला मटेरियल होता है आपका रिजिड मटेरियल। क्या होता है, रिजिड मटेरियल। और दूसरा क्या होता है आपका, डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल है, क्लियर सब कुछ, ओके। रिजिड मटेरियल और डिफॉर्मेबल में, रिजिड का मतलब समझते हो ना, कहते हैं ना मतलब एकदम ढीठ प्रकृति का है ना, रिजिड है एकदम, है ना, आप उस पर कितना भी फोर्स अप्लाई, हाँ हाँ, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, डिफॉर्मेशन जरूरी नहीं कि लेंथ के अंदर किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं, मतलब उसकी बॉडी में शेप साइज लेंथ डायमेंशन कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप कितना भी उसके अंदर फोर्स लगा लो, ठीक है। ऐसी बॉडी को बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं अपन रिजिड मटेरियल, ठीक है, जिसके अंदर क्या ना हो भाई सब, डिफॉर्मेशन ना हो, डिफॉर्मेशन ना हो आफ्टर एक्टिंग द लोड, लोड लगाने के बाद भी डिफॉर्मेशन नहीं हो, डिफॉर्मेशन नॉट अकर, ठीक है। डिफॉर्मेशन जिसके अंदर ना, इसको बोलते हैं रिजिड, जिसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाए इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेबल मटेरियल, है ना, मतलब अगर आप लोडिंग लगा रहे हो तो डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब जरूरी नहीं कि लेंथ में चेंज होना, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है सिर्फ तो उसको एक वर्ड बोलते हैं इलोंगेशन, ठीक है। और अगर उसकी डायमेंशन में चेंज हो रहा है, डायमेंशन मतलब लेंथ भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है और शेप भी हो सकती है, तीनों के अंदर अगर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। बेसिक से कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है, उसकी डायमेंशन में चेंज होगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेबल मटेरियल के अंदर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी डायमेंशन में चेंज होगा। बात आती है रिजिड मटेरियल कहाँ मिलता है भाई, ऐसा कौन सा मटेरियल जिसके अंदर आप फोर्स लगाओ उसमें चेंज ना हो, ऐसा क्या कोई मटेरियल बना है दुनिया में, बताइए, है कोई ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर आप लोड लगाओगे और चेंज नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, हीरा है ना। तो हीरा अगर धरती से निकाला जाता तो क्या वो जिस डिजाइन में अपन पहनते हैं, है ना, या आपकी बाबू पहनती है, तो वो वैसे निकलता है जैसे धरती से निकलता वैसे पहना देते हैं क्या, नहीं ना, अपन उसको भी तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना लेते हैं ना, है कि नहीं, उसकी डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं ना। जब दुनिया का इतना कठोर मटेरियल हीरा, सबसे कठोर मटेरियल, उसको भी बीमा में परिवर्तन अपन कर पाते हैं, है ना, उसमें की डायमेंशन में चेंज अपन कर लेते हैं, तो फिर कौन सा मटेरियल बचा यार जिसकी जिस रिजिड होगा, है ना, जिसकी बीमा में परिवर्तन ना करेंगे। तो ये जो रिजिड मटेरियल है ना, ये होता नहीं है प्रैक्टिकली, इस धरती पर संभव नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, जस्ट अ कॉन्सेप्ट,
ये एक कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये रिजिड मटेरियल धरती पर प्रैक्टिकली, क्योंकि ऐसी कोई मटेरियल बना नहीं जिसको अपन ना तोड़ मरोड़ पाए, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल आपका नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है। बोले यार कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? तो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जब हम लोग स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी जब हम लोग स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ेंगे टॉस, तो वहां पे कुछ रिजिड स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व का मतलब होता है कि उनकी इंटरनल लोडिंग निकालनी पड़ती है, ठीक है, ये हमको भी निकालनी है, ये सब एफएक्स कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है, अभी आगे। तो ये निकालने के लिए हमको ऐसा मानना पड़ता है यार कि ये स्ट्रक्चर ना रिजिड है, इस पे आप फोर्स लगाओगे पर नहीं होगा, तो मान लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे एक्स मैथ के अंदर मानते थे ना, माना कि एक्स, जैसे आप लोगों ने मान रखा कि माना कि वो आपकी है, ऐसे ही है, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे सिर्फ अपन ने इसको मान रखा है कि ये जो आपका रिजिड मटेरियल है, ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली इस धरती पर संभव नहीं। डिफॉर्मेबल मटेरियल तो सारे मटेरियल डिफॉर्मेबल होते हैं, जैसे कि अपना स्ट्रक्चर है, तो जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो किससे मिलकर बना होगा? वो कौन सा मटेरियल होगा? एक प्रकार का डिफॉर्मेबल मटेरियल होगा। आपने अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर कौन सा मटेरियल माना था? रिजिड मटेरियल माना था, तभी वहां पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे तो अपनी जगह से खिसक जा रही थी, बॉडी लिए फोर्स लगाई यहाँ पे आ गई, डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे तो डिफॉर्मेबल मटेरियल माने नहीं थे। पर सोम के अंदर ऐसा नहीं होगा, आप फोर्स लगाओगे तो वहां पे अब डिफॉर्मेशन होगा। यही अंतर है सोम और अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। अगर किसी ने पढ़ा है तो जो मैकेनिक्स आई ना, मैकेनिक्स तीन प्रकार की पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। तो मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के अंदर अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा, रिजिड बॉडी मान करके फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी सोम के अंदर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिक्स ऑफ जिस डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं अपन कि फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेबल बॉडी यहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोम के अंदर। बॉडी पर फोर्स लगाएंगे डिफॉर्मेशन होगा। तीसरा मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ये जिसे पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जो कि आप पढ़ चुके हो पिछले सेमेस्टर, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे कोई डाउट नहीं? ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक छोटा सा और बताऊंगा, फिर पढ़ेंगे सिलेबस और आज की क्लास यहीं पे करेंगे समाप्त, ठीक है। मजा आया ना? सब लोग नोट किए हो सारा ना? ऐसा नहीं कि बैठ के बस सब, हाँ सब सत्यनारायण मत सुन रहे हैं, मेहनत पता है बहुत लग रही है, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे भाई साहब क्या। यार एक बात बताओ, आपने आयरन का नाम सुना है? प्योर आयरन का नाम सुना है? फिर उसके बाद माइल्ड स्टील का नाम सुना है, ठीक। फिर उसके बाद आपने कास्ट आयरन का नाम सुना है। फिर उसके बाद आपने पिग आयरन का नाम सुना है, ठीक है। अच्छा उससे पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, आपने स्टील का नाम सुना है? आपने माइल्ड स्टील का नाम सुना है? आप जो घर बनाते हो, जो सरिया यूज करते हो, उसको भी स्टील बोलते हैं। आपके घर में जो बर्तन है उसको भी स्टील के बर्तन बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है? आप वही जो जिससे आप घर बनाते हो, उस वाले को अगर आप 2 दिन बाहर फेंक दोगे, उस राड को या सरिया को, तो उसके अंदर जंग लग जाएगी, क्योंकि वो भी एक प्रकार का स्टील है, लग जाती जंग ना। लेकिन अगर आप घर के बर्तन को 2 दिन बाहर रख दो, ये पानी पड़े, तो उसके अंदर जंग नहीं लगती। तो ऐसी क्या खास बात है भाई साहब उसके अंदर, है ना? ऐसा कौन सा मटेरियल आपने मिला रखा है? तो देखिए समझिए, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी से जब हम लोग खोद के निकालते हैं, ठीक है, एक्सकावेशन करके जब मटेरियल निकालते हैं तो निकलता है आपका प्योर आयरन। क्या निकलता है भाई? प्योर आयरन, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ होती है बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। अब हमको तो स्ट्रेंथ चाहिए ना मटेरियल की, स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तभी तो स्ट्रेस को बियर कर पाएगा ना। अभी एकदम ऐसा मटेरियल लगा दिया अपन जो जिसके अंदर सहने की क्षमता ही नहीं। देखो स्ट्रेंथ की ना परिभाषा ही है, स्ट्रेंथ यहीं से आता है। स्ट्रेंथ की परिभाषा सिंपल सी है कि वो कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है, हाउ मच स्ट्रेस बियर, दैट कैन बी कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं कि स्ट्रेस है, सॉरी स्ट्रेंथ है। मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेंथ की सिंपल सी परिभाषा है कि वो कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है। तो अगर उसकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर होगी तो उसको लगाने का कोई मतलब नहीं। जैसे जब प्योर आयरन निकलता है जमीन से ना, जो शुद्ध लोहा निकलता है, बहुत कमजोर होता है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। तो हम लोग इसके अंदर कुछ मटेरियल मिलाते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्या मिलाते हैं भाई? तो मिलाते हैं अपन कार्बन। क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाते हैं, कुछ परसेंटेज के अंदर कार्बन मिलाते हैं। तो एक होता है आपका प्योर आयरन। इस प्योर आयरन के अंदर भी जब धरती से निकला ना, तो पहला बनाते हैं अपन रोट आयरन। क्या बनाते हैं? ROUG, ROUGHT, इसको बोलते हैं रॉट आयरन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? रॉट आयरन। इसके अंदर कितना मिलाते हैं परसेंटेज में? ये मिलाते हैं अपन 0.08%। अगर अपन 0.08% कार्बन ऐड कर दें, किसका? इस प्योर आयरन का 0.08%, तो क्या बन जाएगा आपका रॉट आयरन। दूसरा होता है आपका माइल्ड स्टील।
क्या भाई, माइल्ड स्टील। ये जो माइल्ड स्टील होता है, जो अपन यूज करते हैं जनरली, माइल्ड स्टील आपने पढ़ा होगा, आपने कई बार माइल्ड स्टील का नाम सुना होगा, ठीक है, जो अपन घर बनाने, उसकी उसके अंदर कितना कार्बन होता है कि 0.12% से 0.25% तक होता है, ठीक है। फिर आपने कास्ट आयरन का नाम सुना होगा, कास्ट आयरन का नाम सुना होगा, एक सुना होगा आपने पिग आयरन का नाम, ठीक है, पिग आयरन। कास्ट आयरन के अंदर 2.1 से लेकर के 4% तक कार्बन, और यहाँ 4 से लेकर के 4.7% तक कार्बन। ये कार्बन के परसेंटेज है। आप जितना ज्यादा कार्बन मिलाते जाएंगे, स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। बोले क्या बात है यार भैया, क्या बोल दिया आप, जितना कार्बन मिला उतना तो मिला दो, और 50% मिला दो, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पर मेरे दोस्त, अति का भला ना, समझ रहे हो, हर जगह वर्जित है। अगर आप ज्यादा कार्बन मिलाओगे ना, तो इसका घाटा यह है कि डक्टिलिटी कम हो जाएगी। अब डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, थोड़ा सा संशय रखिए, क्या बोलते हैं इसको, समझिए, अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसको अभी मन में ही रखिए बात, अगले लेक्चर में समझेंगे डक्टिलिटी क्या है, ब्रिटलनेस क्या है। आप यदि कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कोई दोहराई नहीं है, लेकिन उसी प्रोपोर्शन में डक्टिलिटी कम होगी। डक्टिलिटी ऐसे समझ सकते हो कि डक्टिलिटी वो चीज है, जैसे आपने च्युइंगम खाया है और कभी च्युइंगम खा करके निकाला हो, फिर उसको खींचा हो, तो देखते हो तुरंत नहीं टूटता, ऐसा फैलता जाता है। वही जो गुण होता है ना, टूटने से पहले फैलने का, मतलब फेलियर के पहले कितना डिफॉर्मेशन हो गया, लंबाई में कितना चेंज हो गया, उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये जो माइल्ड स्टील होता है ना, इसके अंदर डक्टिलिटी उतनी प्रोपोर्शन से कम होती जाती है, यदि अपन उसके अंदर कार्बन कंटेंट मिलाते जाएं। तो बोला यार डक्टिलिटी की आगे जरूरत है, आगे पढ़ेंगे यार, कुछ तो आगे लेक्चर के लिए छोड़ दो, आज ही सब पढ़ लोगे, है कि नहीं भाई, ठीक है। हाँ, कास्ट आयरन में 2.1 से लेकर के 4%, 2.1 से लेकर के 4% तक होता है, और पिग आयरन में 4 से लेकर के 4.7%, ठीक है। पिग आयरन में 4 से लेकर 4.7 तक। तो ये तो बात होगी भाई आयरन की, ठीक है। आयरन का आपने पढ़ लिया वेरिएंट, ये हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चर में, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन वगैरह, अपने स्ट्रक्चर जो सरिया वगैरह होते हैं यही होते हैं, ठीक है, HYST बार होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये तो हो गई प्योर आयरन की बात। अब बात करेंगे स्टेनलेस स्टील में। क्या स्टेनलेस, अब देखो इनके अंदर तो अपन ने कार्बन मिलाया तो जंग लगती है, लगती जंग भाई, फेंक के देखो एटमॉस्फेयर में लग जाती जंग, लेकिन जो हमारे घरों के बर्तन होते हैं उनके अंदर जंग नहीं लगती। ऐसा क्या रहता है उनके अंदर, तो उनको बोलते हैं अपन स्टेनलेस, क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील। और इनके अंदर जंग ना लगे इसलिए प्योर आयरन के अंदर हम लोग कुछ तत्वों को मिला देते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं अपने, पहला तो हो गया आपका प्योर आयरन, जिसको Fe बोलते हैं, और इसके साथ मिलाते हैं अपन निकिल, ठीक है। क्या मिलाते हैं भाई, निकिल, लगभग कितना, 11%, प्लस कुछ प्रोपोर्शन में मिलाते हैं अपन क्या इसके अंदर, आ, ठीक है, कुछ प्रोपोर्शन मिलाते हैं अपन, सॉरी निकिल नहीं, क्रोमियम, 11% मिलाते हैं अपन क्रोमियम, कुछ परसेंट में मिलाते हैं अपन निकिल, और कुछ परसेंट में मिलाते हैं मोबिलिडम। मोबिलिडम एक धातु है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाते हैं, जो आपके घर में स्टेनलेस स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है। इसका किसका, क्रोमियम 11%, निकिल कुछ परसेंटेज में, और कुछ परसेंट में मोबिलिडम, ठीक है। इन सभी का परसेंटेज मिलाकर के बनता है स्टेनलेस स्टील, इसीलिए वो एक जंग रोधी बन जाता है, उसके अंदर जंग नहीं लगती है। तो न लगने का रीजन क्या है, ये जो मिश्र धातु बनाई गई है क्रोमियम, निकिल और मोबिलिडम को मिला करके, तो पता होना चाहिए भाई घर के बर्तन किससे मिलकर बने, किससे मिलकर बने, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई मटेरियल की बात। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे सिलेबस में, मैं आपको इन 2 महीनों के अंदर क्या क्या चीजें और किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को। ओके, चलिए लिखते हैं सिलेबस, नोट करिए सिलेबस फटाफट। सिलेबस, ठीक है। पहले तो पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोन, पहला चैप्टर है आपका, जो चल रहा है, अभी स्टार्ट भी कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दूसरा आपका SFD एंड BMD, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका क्या है, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इन बीम, ठीक है। बीम के अंदर डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ना दिखे तो मैं जो बोल रहा हूँ वहां से आप नोट करते जाइए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। इसके बाद आएगा 5वां नंबर आपका प्रेशर वेसल्स, प्रेशर
वेसल्स। देन आएगा आपका अगला टॉपिक स्प्रिंग। ठीक है, छठवां टॉपिक है आपका स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के बाद आएगा आपका सातवां चैप्टर है टॉर्सन। टॉर्सन के बाद है आपका आठवां चैप्टर शियर स्ट्रेस। फिर है आपका नौवां टॉपिक बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस के बाद 10वां चैप्टर है आपका कंबाइंड स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस। इसके बाद है आपका 11वां टॉपिक है कॉलम्स। 12वां टॉपिक है आपका सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, और आपका सीजी क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये 12 चैप्टर के अंदर आपकी सोन की गाथा कंप्लीट होगी। ठीक है, ये 12 अध्याय हैं जो हम बारी बारी करके पढ़ेंगे इसके अंदर। क्लियर बात? हाँ बोलिए। सेकंड नंबर एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो शियर फोर्स है ना, जो बेंडिंग मोमेंट की बात करें, उनका डायग्राम बनाएंगे हर बीम का। और ये भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, कल को आपको कोई रात को सपने में उठाए और बोले कि भाई साहब ये इस बीम का इस तरीके की लोडिंग है और आप शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, तो आपसे बनना चाहिए, देन आप सिविल इंजीनियर हो, अदरवाइज तो फिर कुछ मतलब कहीं नहीं। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट। डिफ्लेक्शन बीम भी पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, इसी चैप्टर में पूरी कहानी बनेगी। ठीक है, जो आप स्ट्रेस की बात कर रहे थे कि स्ट्रेस कैसे निकालना है, वो इस चैप्टर में निकाल देंगे अपन स्ट्रेस को। प्रेशर वेसल्स भी पढ़ेंगे। प्रेशर वेसल्स मतलब आपने देखा होगा बड़े बड़े गैस के कंटेनर होते हैं, है ना, जिनके अंदर गैस को भर के ले जाए, जैसे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर भर के ले जा रहे हैं ना, ऑक्सीजन भर के ले जाते हैं बड़े बड़े डाला के अंदर, देखते हो आप लोग, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, तो उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें। हाँ, स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग हर प्रकार की स्प्रिंग, जैसे जो ट्रक के नीचे लगी होती है, एक छोटी स्प्रिंग से लेकर बड़ी स्प्रिंग, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, उनके अंदर कैसे एनर्जी आती है। टॉर्सन के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्विस्टिंग मोमेंट की बात हो रही थी। शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब शियर फोर्स कारण किस प्रकार का शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। बेंडिंग स्ट्रेस यानी बेंडिंग मूवमेंट कारण कैसा बेंडिंग स्ट्रेस। कंबाइंड स्ट्रेस, दोनों शियर और बेंडिंग को मिला दें तो एक कंबाइंड स्ट्रेस जनरेट होता है, उसको पढ़ेंगे। कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉलम्स के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्थिति होती है, कितने प्रकार के सपोर्ट होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी, जैसे एरिया, वॉल्यूम, सीजी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बारे में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। 12 चैप्टर है, 2 महीने का टाइम लगेगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। इस तरीके से सारी चीजें समझेंगे अपन। क्लियर? हाँ, तो ये है आपके कंप्लीट चैप्टर। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। और अभी के यार ग्रुप में तो आपके कितने 50-55 लोग हैं, लेकिन लाइव आपके कितने लोग हैं? 15-17 लोग ही है। ठीक है, तो बाकी लोग को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं कि बाकी लोग आना नहीं चाहते। मैसेज आ रहा है किसी का? कुछ आवाज आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? सबको आ रही बराबर? हाँ, क्या पूछ रहे हो? ये डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होती दोस्त। हाँ, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इन बीम। डिफ्लेक्शन इन बीम। डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता दोस्त, जैसे आपकी ये बीम है ना, इस पे आप फोर्स लगाओगे तो कभी कभी देखते हो बीम मुड़ जाती है, हल्की मतलब ऐसा सीधी ना रह के थोड़ा सा मुड़ जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसके बारे में पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे उस बीम का। ठीक है, और वो डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में एक सीधा सा कॉन्सेप्ट आएगा, ये 12 चैप्टर पढ़े क्यों हम? मुद्दे की बात है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो ये 12 चैप्टर हमको इसलिए पढ़ने हैं। हाँ, राजा जी बोलिए। ओके, देखिए, ये 12 चैप्टर पढ़ने का हमारा उद्देश्य ये है ना, कि अपन स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये फाइंड कर पाए कि भविष्य में आज से 100 साल बाद भी इसके अंदर जितनी लोडिंग आ जाए तो ये स्ट्रक्चर टूटना नहीं चाहिए, ना इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर और कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, अपन पहले ही पेपर के अंदर जैसे बिल्डिंग ड्राइंग में पहले ड्राइंग बना लेते हैं ना, वहां फील्ड में बनाने से पहले ड्राइंग, वैसे ही अब इसका एनालिसिस भी कर लेंगे कि इतनी मोटी बीम है तो कितना लोड लेगी, पहले एनालिसिस कर लेंगे अपन। ठीक है, तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, समझ गए होंगे। तो कैसा लगा भैया आप लोग को आज की क्लास, कैसी लगी बताइए सारे लोग अपने कमेंट। बहुत बहुत अच्छी, मजा आ रहा समझ में आ, सारे कॉन्सेप्ट एकदम मस्त क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? जो लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कैसा लग रहा है भाई?
है ना, मजा आएगा ना पढ़ने में, 2 महीने रुके रहेंगे ना, बीच में जाएंगे तो नहीं, है ना। पर डे क्लासेस, संडे हो या मंडे, क्लासेस डेली चलेंगी, है ना। और एकदम टाइम पे सुबह के 8 बजे। अब आज चूंकि क्लास हमारी लंबी होगी, क्योंकि कितने बजे के टाइम भैया, 9:30 बजने वाले हैं ना, मतलब 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास हो चुकी है ना। तो आज की क्लास लेट होने की रीजन थी कि आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट था अपना, है ना, कि सॉइल मैकेनिक्स की क्लास एक साथ हो गई है। कल से अपन 45-45 मिनट की सिक्योर क्लास करेंगे, 45 मिनट इसकी, 45 मिनट आपकी सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल मैकेनिक्स का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ओके, पर डे में 1.5 घंटे की क्लास लूंगा, और जो दोस्त नहीं आ रहे हैं उनको भी बुलाइए, ठीक है, ताकि मजा आए आप लोग को पढ़ने में। और भरोसा रखिए, और अगर आप क्लास कर लेंगे तो आपको फील आएगा कि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है। मेरे दोस्त, एक बार समय निकलने के बाद ना फिर चीजें सीखनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कि 2 महीने आपके पास टाइम है, 2 महीने मेरे पास टाइम है, लॉकडाउन अभी चल रहा है, इतनी जल्दी खुलेगा नहीं, ठीक है। इस टाइम का फायदा आप भी उठाइए, है ना, और सीखिए चीजों, ठीक है। ठीक। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं लाइव होने में, है ना। कल वहाँ पे क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था रूम के अंदर तो बड़ी दिक्कत आ रही, नेट की दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्लास चलिए अपने 1 घंटे तक। हाँ, क्लियर आ जाए। अभी ट्राईपोड आगे कर लेता हूँ, क्योंकि आज बन चुकी थी सेटिंग, तो कौन, है ना, कल से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपन क्लास एकदम बराबर लाइव कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। एकदम कहीं पे कोई ब्लर भी नहीं हुआ आज क्लास में। अरे एक्चुअली क्या ना, कि आवाज आने का रीजन ये कि अपन ने माइक यूज नहीं किए, क्योंकि आपको आपकी आवाज बिल्कुल सुन नहीं रहती है ना। माइक मेरा नीचे रखा हुआ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आएगी, समझ बराबर है। चलिए पुष्पेंद्र जी, थैंक यू सो मच, जितने भी लोग आज, जितने भी दोस्त जुड़े थे, है ना। ओके। ओके, तो कल भी क्लास सेम टाइम पे 8 बजे पर डे आपको आना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ये वीडियो आप, अभी हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर जो भी दोस्त नहीं देखे उनको शेयर कर दीजिए अपनी क्लास में। वो लोग अभी आज का तो वीडियो देख रहे क्योंकि रिकॉर्डेड है, लेकिन पर डे बोलिए कि लाइव में आए, जो डाउट है वही पूछ पाओगे आप, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू। हाँ, क्या बोलो। हाँ, अभी तो मैं आपके लिए कितना एफर्ट लगा रहा हूँ ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस दिन, है कि मैं ये जो सेटिंग बनाया हूँ। आपको दिख रहा होगा धूप भी आ रही होगी ना थोड़ी बहुत। तो ये मतलब पूरी तरह से एकदम खुले वातावरण है। पीछे एक दीवार है, वहाँ पे मैंने बोर्ड लगाया, वहाँ पे पर्दा लगाया हुआ है, ताकि मतलब नेट चल बराबर चले, क्योंकि वहाँ पे नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है ना। इसलिए सुबह क्लास की धूप ना आने पाए। और अगर हो सकेगा तो अपना क्लास और पीछे लेके जाएंगे, 7:30 7 तक लेके जाएंगे, ठीक है। पर अभी फिलहाल 8 बजे से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, 8 ही बजे ही, 8 बजे बेस्ट है। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया भाई, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच। इसके बाद भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, एक तो 30 मिनट पे मिल जाएगा, अगर किसी को दोबारा देखना है, जिसने नहीं देखा हो अच्छे से, शुरू से नहीं देखा हो। और दूसरा मिल जाएगा आपको यूट्यूब चैनल पे 10 बिल पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।